हेलो एवरीवन, तो यह हमारा 11th लेक्चर है क्लास 11th के लिए और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चैप्टर, है ना। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे दो चैप्टर। कौन कौन से? पहला पढ़ेंगे अपन प्लांट एनाटॉमी, दूसरा पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि दोनों में बहुत ही लिंकेज है ना। छोटे छोटे चीज है, अगर मैं इसमें नहीं बताता तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप। तो दोनों को मैं बताया तो दोनों को ईजी पड़ेगा, मेरे को भी और आपको भी। तो चलो पहले बात करते हैं एनाटॉमी की। प्लांट एनाटॉमी का मतलब होता है क्या? प्लांट के अंदर का चीज। एनाटॉमी का मतलब क्या? अंदर का चीज, है ना। इनसाइड द सेल, या फिर बोलो तो इनसाइड द प्लांट, है ना। तो प्लांट के अंदर की स्टडी करेंगे, उसका सेल का पैटर्न कैसा होता है ना, कैसे वो ग्रोथ करेगा, है ना। ये सब चीजें हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि प्लांट है, प्लांट से पहले भी क्या होता है? एक सीड तो होता है। सीड जब डोरमेंट करता है, टूटता है ना, तो उससे क्या होता है? छोटे छोटे प्लांट राइज होते हैं। पर प्लांट से क्या होता है? ग्रोथ होता जाता है, ग्रोथ होता जाता है, तब एक ट्री में कन्वर्ट होता है, राइट। तो प्लांट जो छोटे से बड़ा हो रहा है, तो उसका क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ की डेफिनेशन अगर बोले तो क्या बोलेंगे? परमानेंट इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल, टिश्यूज, ऑर्गेन्स, है ना। आखिर हो क्या रहा? प्लांट का सेल ही तो का साइज ही तो बढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि कोई जादू हो गया, ऐसा तो नहीं होता, है ना। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, जैसे प्लांट अब बड़ा हो गया, ट्री में कन्वर्ट हो चुका है, अब ट्री में कुछ फ्रूट अराइज हो रहे हैं, तो आखिर वो क्या हो रहा है? प्लांट का डेवलपमेंट ही तो हो रहा है। तो ये चीज हम देखेंगे इस चैप्टर में। और हम एक चीज बता दें कि प्लांट का ग्रोथ कौन सा सेल करवाता है, तो मेरिस्टेम सेल करवाता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको स्किप मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट और ग्रोथ किस में देखने वाले हैं? प्लांट में देखने वाले हैं। तो हमें जैसा कि पता ही है कि ग्रोथ जो होता है वो एसोसिएटेड रहता है डेवलपमेंट के साथ। अगर प्लांट का ग्रोथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्लांट के सेल्स और जो टिश्यूज होंगे वो भी ग्रो करेंगे। क्यों ग्रो कर रहे हैं? ताकि वो अपना स्पेशल फंक्शन कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये सब करने के लिए ही तो प्लांट जो है वो ग्रोथ करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं, राइट। तो चलो इस चैप्टर को डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। अगर हम बात करें ग्रोथ का डेफिनेशन तो क्या होगा कि परमानेंट इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अगर सेल का जो साइज है वो परमानेंटली इंक्रीज होता रहे, या फिर टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स, ये सब का साइज अगर परमानेंटली इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं उनके बीच क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है, राइट। अब बात करते हैं जो ग्रोथ होता है ना, ये अकम्पाइंड रहता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के साथ। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर आते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस में होता क्या है? तो ये सारे प्रोसेस के थ्रू एनर्जी मिलती है, और हमें पता है कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। ये बात हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से पहले देख लें, है ना। तो इसको एनर्जी क्यों चाहिए? ग्रोथ यहाँ करवाना है तो ग्रोथ के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होगा प्लांट को, राइट। तो ये इसी प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो है वो एनर्जी लेता है और अपना सेल का ग्रोथ करवाता है और डेवलपमेंट करवाता है। अगर हम बात करें कि प्लांट में ग्रोथ होता कैसे है, तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है ना वो हमेशा चलता रहता है ना, अनलिमिटेड ग्रोथ होता रहता है। जब तक उसका लाइफ है तब तक प्लांट ग्रोथ करेगा ही करेगा, जब तक वो मर ना जाए। अब वो ग्रोथ करता क्यों है? तो उसके अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है, उस सेल का नाम है मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम सेल जो होता है यही सेल का ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो एक सर्टेन लोकेशन में प्रेजेंट होता है, और इसको हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोल भी सकते हैं। अब ये जो मेरिस्टेम होता है ये दो टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। याद रखना है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो अगर हम इसको इतना सा को शॉर्ट में बोले तो क्या बोलना चाहेंगे कि जो मेरिस्टेम होता है ना वो सेल का डिवाइड करता है, डिवीजन करता है। अब सेल का अगर डिवीजन होगा तो सेल का डिवीजन होगा तो क्या होगा? एरिया बढ़ेगा, है ना। प्लांट का एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। और ग्रोथ कहाँ पर होता है? सेल पे होता है, तो उसको हम बोलेंगे एट अ सेलुलर लेवल। ग्रोथ कहाँ हो रहा है? एक सेलुलर लेवल पे ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ अगर ज्यादा होगा तो प्रोटोप्लाज्म भी ज्यादा होगा उसमें। अगर ग्रोथ होगा तो उसमें प्रोटोप्लाज्म भी ज्यादा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है इसमें, इसीलिए मैंने पहले ही यहाँ क्लियर कर दिया है कि ग्रोथ अगर होगा तो प्रोटोप्लाज्म भी होगा, और ज्यादा ग्रोथ होगा तो ज्यादा प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि हम ग्रोथ को मेजर कैसे कर सकते हैं, हाउ टू मेजर ग्रोथ, है ना। अगर हमें ग्रोथ को मेजर करना है तो अगर जैसे कि फ्रेश वेट है ना, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ,
एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर, ये सब जो है ना, ये सारे फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं ग्रोथ को, राइट। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई ट्री है ना, कोई ट्री है, मान लो ये जो है एक ट्री है, ये जो तुरंत ट्री नहीं बना होगा, धीरे धीरे क्या हुआ होगा, धीरे धीरे सेल के नंबर बड़े होंगे, सेल के नंबर बड़े होंगे तो उसमें क्या हुआ होगा, मेरिस्टेम जो है धीरे धीरे उसने क्या किया, ग्रोथ करवाया होगा। तो इसको अगर हम प्लांट का अगर हम ग्रोथ को चेक करें तो सिंपल बात है, इसका हम लेंथ भी चेक कर सकते हैं, एरिया चेक कर सकते हैं, सेल के नंबर को भी चेक कर सकते हैं, राइट। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। हमें पता है ये जो मेज का जो रूट होता है ना, उसके अंदर 1,75,000 मतलब कि क्या है 1,75,000 सेल है ना, अगर बोले तो 1,75,000 सेल्स जो हैं वो पर आवर इंक्रीज होते रहते हैं। अब सोचो इतने सेल अगर इंक्रीज करेंगे तो सिंपल सी बात है, जो मेज का रूट है वो उसके अंदर सीड्स तो होंगे ही ज्यादातर, है ना। अब देखो दूसरी बात ये है, जो वाटरमेलन होते हैं ना, उसके अंदर 3,50,000 टाइम्स जो होता है वो साइज इंक्रीज होता रहता है। अब सोचो सकते हो कि वाटरमेलन के अंदर कितना बार साइज का जो होता है इंक्रीमेंट आता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एनसीईआरटी ने लिखा है तो मैंने बता दिया है। अब यहाँ सोच रहे होगे ना कि लेंथ से हम कैसे नाप सकते हैं, तो लेंथ से बताते, लेंथ जो होता है, हम एक एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, पॉलन ट्यूब जानते ही होगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में आप जान जाओगे। पॉलन ट्यूब जो होता है ना, उसको अपन लेंथ के थ्रू ही उसको मेजर करते हैं। अब मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले बताया था ये एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम है ना, ये एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। देखो मेरिस्टेम का काम क्या था, ग्रोथ करवाना। अब ग्रोथ जो होता है ना वो लेंथ वाइज भी हो सकता है और विड्थ वाइज भी हो सकता है। अगर हम लेंथ वाइज की बात करें तो लेंथ वाइज जैसे कि ये ऊपर से नीचे अगर हम ट्री को नापे तो ये हो गया लेंथ वाइज। विड्थ बोले तो ये जो इस पोर्शन को बोलोगे तो इसको कहेंगे विड्थ, है ना, इतना तो सबको पता होगा। तो अगर लेंथ में ग्रोथ हो रही है ना, अगर किसी प्लांट की लेंथ में ग्रोथ हो रही है, ट्री जैसे कि ये मान लो इसकी लेंथ, ये जो ये बढ़ रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये जो क्या हो रहा है, लेंथ में इंक्रीमेंट आ रहा है। तो अगर लेंथ में ग्रोथ हो रहा है तो वो कौन करवाएगा, रूट सॉरी एपिकल मेरिस्टेम करवाएगा। और अगर हम बात करें कि किसी के वृत्त में ग्रोथ हो रही है, मतलब कि ये बढ़ रहा है अगर, है ना, ये अगर बढ़ इंक्रीज हो जाए तो हम उसमें कौन बोलेंगे, कौन ग्रोथ करवाता है, उस टाइम ग्रोथ करवाएगा लैटरल मेरिस्टेम। नाम से पता चल रहा है लैटरल, लैटरल रीजन पे ग्रोथ होना, है ना। अब बात करते हैं, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो ग्रोथ कहाँ कहाँ करवाएगा, ये ग्रोथ करवाता है रूट में और सूट में, इसलिए हम इसको कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम और सूट एपिकल मेरिस्टेम। और ये ग्रोथ कहाँ करवाएगा, तो लेंथ में, लेंथ का ग्रोथ करवाता है, राइट। और हम बात करें अगर लेटरल मेरिस्टेम की, तो इसमें ग्रोथ होता है, इसमें ग्रोथ कौन करवाएगा, वी कैम्बियन एंड सी कैम्बियन। अभी क्लियर नहीं हो रहा है वी कैम्बियन क्या है, सी कैम्बियन क्या है, पर लास्ट में ये चीज क्लियर हो जाएगा, पर अभी बस याद रखते चलो, है ना। और इसका ग्रोथ जो है, ग्रोथ कहाँ पर होगा, ग्रिथ पे और विड्थ पे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ना, ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, ये राइट। ये एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। तो प्राइमरी ग्रोथ, ग्रोथ में क्या आएगा, सिंपल सी बात है, लेंथ का ग्रोथ आएगा। क्यों, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, लेंथ का ही तो ग्रोथ करवाता है, राइट। कहाँ पर, रूट में और शूट में। अब दूसरी बात, यहाँ लैटरल मेरिस्टेम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ हो रहा है, विड्थ का काम क्या है, विड्थ को बढ़ाना। और विड्थ क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि लैटरल मेरिस्टेम तो विड्थ में ही ग्रोथ करवाता है, तो इससे आप याद रख लेना, राइट। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करना। अब बात करते हैं ग्रोथ फेजेस की। जो ग्रोथ होता है ना उसको 3 फेजेस से होकर के जाना रहता है। पहला फेज क्या है, मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा है एलोंगेशन फेज और तीसरा है मैचुरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक रीजन का मैंने पहले ही बता दिया, मेरिस्टेम में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है ना। और इलोंगेशन का काम है जो भी सेल का डिवीजन हुआ इसको बढ़ाना, उसको उस साइज को इंक्रीमेंट करवाना, राइट। और मैचुरेशन एक ऐसा फेज है जहां पर उस सेल का ग्रोथ अगर रुक जाए,
है ना, या सेल का ग्रोथ होना थोड़ा कम हो जाए, उस फेज को कहेंगे मैच्योरेशन फेज, या फिर बोलो तो वो सेल क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। सिंपल सी बात है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब समझो तो एक छोटा बच्चा है अभी, है ना, और इलोंगेशन का मतलब क्या, वो छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, मान लो वो 25 ईयर का हो गया। अब वो क्या हो रहा है, उसका साल बढ़ते जा रहा है, ईयर बढ़ते जा रहा है, अब वो क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ के 60 ईयर का हो गया, 60 ईयर का हो गया है। तो एक टाइम क्या होगा समझो, तो एक पीक पे पहुंच चुका है। अब इसके बाद ये कुछ भी हो सकता है उसको, है ना, तो वो क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। उसी तरह प्लांट में भी होता है, उसको भी 3 फेज से होकर के गुजरना रहता है। मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज, देन मैच्योरेशन फेज। तो मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, देखो पहला लाइन यही लिखा हुआ है। बात करो यहाँ सेल का डिवीजन होगा, तो यहाँ क्या होगा, उस सेल का इंक्रीमेंट होगा, देखो सेम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सेल का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, सेल मैच्योर हो जाएगा। तो एक तरह से बोलो यहाँ पर सेल का ग्रोथ रुक जाएगा। पर परमानेंटली ग्रोथ नहीं रुकता है, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पर पहले ही देख लिया है कि सेल में ये जो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक ग्रोथ होगा ही, है ना। अब फिर से बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक में। दूसरा पॉइंट क्या लिख रहा है कि इसके अंदर रीच इन प्रोटोप्लाज्म, देख लो यहाँ पर ये लिखा है ना कि हर हमने पहले ही देख लिया है कि अगर ग्रोथ हो रहा है तो प्रोटोप्लाज्म तो होगा ही होगा, और ग्रोथ कौन करवा रहा है, मेरिस्टेम ही करवा रहा है, राइट। तो इसके अंदर रीच इन प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। अगर हम बात करें तो मैचुरेशन में भी प्रोटोप्लाज्म होता है, पर उसका में कुछ मॉडिफिकेशन आ जाता है। मॉडिफिकेशन जैसे कि उसको वो मोनोपॉज कर देता है, मतलब कि रोक देता है ना। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक है वहां पर क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियाई होता है। यहाँ पर क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियाई होता है, पर इस दोनों में न्यूक्लियाई नहीं होता, लार्ज न्यूक्लियाई नहीं होता। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि यहाँ पर सेल वाल जो होता है वो प्राइमरी है, मतलब सेल, सिंपल सी बात है, सेल है तो सिंपल सी बात है इसमें सेल कैसा है, अभी न्यूली सेल है ना। सेल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बस ग्रो हुआ है ना, वो तो सेल का ग्रो करवा रहा है। तो यहाँ पर सेल वाल कैसा है, ये प्राइमरी है, मतलब अभी नाजुक है ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होगा तो थोड़ा इसमें क्या होगा, स्ट्रोंग हो जाएगा, मजबूती आ जाएगा इस सेल के वाल के में, है ना। अब जैसे ही ये मैच्योर हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, वो सेल और भी ज्यादा ताकत हो जाएगा। तो पहले कैसा था, वो थिन था, अब कैसा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। और या तो ये बोलो ये सेकेंडरी में आ जाएगा, है ना। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक है तो यहाँ पर क्या है, इसमें अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा होता है, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा होता है। और इसमें वैक्यूल जो होता है ना, ये इलोंगेशन फेज में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, लेकिन मैच्योरेशन में ना तो अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ना ही वैक्यूल बड़ा होता है। वैक्यूल का काम क्या है आपके दिमाग में चल रहा होगा, पर कोई बात नहीं, अभी हम आगे क्लियर करेंगे, एक ही जगह सब क्लियर नहीं हो सकता है। बस इसको चैप्टर में बने रहो, है ना, स्किप मत करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ। ये एनसीईआरटी का छोटा टॉपिक है, पर इसको छोटा मत समझना, क्योंकि इससे नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड्स में भी। एमसीक्यू के फॉर्म में ही होता है, पर क्वेश्चन आते जरूर है। इसमें एक ट्रिक मैंने बनाया है, उस ट्रिक को समझोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। देखो एक ट्रिक यह है कि आपने एक प्लांट लिया, है ना, कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का प्लांट लिया, आपने उसको लगाया, और देखा क्या कि अगले ही दिन उसमें फिर से 5 सेंटीमीटर की ही ग्रोथ हो गई, मतलब जितना साइज था प्लांट का उतना ही साइज का क्या हो गया, ग्रोथ आ गया इसमें। तो उस टाइप के ग्रोथ को कहेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ, मतलब कि एब्सोल्यूट उतना ही ग्रोथ हुआ है जितना कि वो प्लांट का था, राइट। रिलेटिव ग्रोथ में लेकिन ऐसा नहीं होता। रिलेटिव ग्रोथ को समझो कि आपने एक प्लांट लिया कितना सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, लेकिन उसमें ग्रोथ हो रही है सिर्फ 5 सेंटीमीटर की, है ना। अगले दिन ग्रोथ कितनी हो रही है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर का ही ग्रोथ हो रहा है, मतलब इसका जस्ट हाफ, है ना, इसका क्या हो रहा है, हाफ ग्रोथ हो रहा है। तो उस ग्रोथ को हम कहेंगे रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ को याद रखो कि हमें जितना प्लांट का साइज है उतना ही साइज उसमें इंक्रीमेंट आएगा, उतना ही उसका ग्रोथ होगा, उस टाइप की ग्रोथ को कहेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ। और रिलेटिव ग्रोथ जो है उसका क्या होता है, हाफ ग्रोथ होता है। 10 सेंटीमीटर का प्लांट है तो उसमें 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगा देना, बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, और नीट में ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो हमेशा आ ही जाता है। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना है आपको।
यहाँ टॉपिक है लिखा है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। तीनों को मैं मिला दूंगा, एक ट्रिक है, उस ट्रिक को बस आप समझते चलो, है ना। डिफरेंशिएशन क्या कहता है? डिफरेंशिएशन का मतलब देखो, एक प्लांट है, सॉरी इसमें प्लांट नहीं, इसमें ट्री लेंगे अपन, हर बार कितने प्लांट को दिक्कत देंगे यार, इसमें ट्री लेते हैं अपन। एक ट्री है ना, ये जो ट्री है, अब ट्रीज बना कब होगा? इसको तो 3 फेज से गुजरना पड़ा होगा, है ना, मेरिस्टेमेटिक फेज से भी, इलोंगेशन फेज से भी, तब जाके वो मैच्योर फेज पे आया होगा, राइट। और ये प्लांट, सॉरी ये ट्री जो है, ये क्या हो चुका है? मैच्योर वाले कंडीशन पे आ चुका है। मैच्योर समझो तो हो चुका है, क्योंकि इसमें ग्रोथ भी हो चुकी है, इसका इलोंगेशन भी हो चुका है, अब वो मैच्योरेशन फेज पे आ गया है। लेकिन ये ट्री सोचता है कि काश मैं फिर से ग्रो कर पाता, है ना, ये मैच्योरेशन वाले स्टेज पे आ गया है, लेकिन ये सोच रहा है कि मैं काश कहीं से ग्रोथ कर पाता। तो ये क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं से एक सूट को एराइज कर देगा। क्या कर देगा? ये कहीं ना कहीं इस सूट को एराइज कर देगा। क्यों कर देगा? ताकि ये उस सूट के थ्रू ये अपना ग्रोथ कर सके। तो जब ये मैच्योरेशन वाले स्टेज पे पहुंच चुका था ना, उस वाले स्टेज को ही कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। लेकिन वो जो है वो मैच्योरेशन फेज, है ना, मैच्योरेशन फेज आने के बाद भी वो सोचा कि मैं ग्रोथ करूंगा, और उसने एक सूट को एराइज कर दिया, देख सकते हो ये सूट को एराइज कर दिया ताकि वो ग्रोथ को वापस कर सके। उस प्रोसेस को कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। ताकि मतलब कि क्या कर रहा है वो, फिर से वो चाहता है कि हम फिर से ग्रोथ को कर सकें, उस प्रोसेस को कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। और जब वो जो सूट होगा, उसमें उसमें भी क्या होगा? 3 फेज आने लगेंगे। पहला मेरिस्टेमेटिक फेज, फिर इलोंगेशन फेज आएगा उसका, और इलोंगेशन फेज के बाद फिर से जब मैच्योरेशन फेज आ जाएगा। तो जब उसका ग्रोथ होना स्टार्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एक सूट को अराइज कर दिया। अब सूट को अराइज किया, उस प्रोसेस को क्या दिया हमने? डिफरेंशिएशन, सॉरी डी डिफरेंशिएशन। अब जब उस सूट का क्या होगा? इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन होने के बाद फिर से जब वो मैच्योरेशन वाले स्टेज पे पहुंच जाएगा, उस प्रोसेस को कहेंगे री डिफरेंशिएशन। मतलब कि वो एक बार तो मैच्योरेशन वाला स्टेज पे पहुंच चुका था, पर दोबारा से उसने एक सूट को अराइज किया, उसको कह दिया हमने डी डिफरेंशिएशन। और उसने सूट को अराइज करके फिर से उसमें ग्रोथ किया, फिर से उसमें डेवलपमेंट लाया, उस प्रोसेस को कहेंगे री डिफरेंशिएशन। तो बताओ यह स्टोरी कैसी लगी? और इस स्टोरी के थ्रू आपने तीनों चीज कवर कर लिया, डिफरेंशिएशन को भी, डी डिफरेंशिएशन को भी, और री डिफरेंशिएशन को भी। तो चलो इसमें कुछ पॉइंट है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन में एक पॉइंट क्या है, आपने गौर किया होगा, डिफरेंशिएशन तब हो रहा था जब सेल जब सेल क्या हुआ होगा? मैच्योर हो गया होगा, क्योंकि उसने मैच्योरेशन स्टेज पे आ चुका था। तो तो डिफरेंशिएशन में क्या हो गया? सेल का मैच्योरेशन हो गया, सेल का मैच्योरेशन हो गया होगा, सेल मैच्योर हो गया है। डी डिफरेंशिएशन हुआ मतलब कि क्या? वो मैच्योर था पहले, सूट अराइज किया, तो वो सूट कैसा हो गया? सूट कैसा हो गया? वो अनमैच्योर हो गया। कैसा हो गया? अनमैच्योर हो गया, और स्मॉल हो गया, छोटा हो गया, राइट। अब बात करते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन जब कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था? इस सूट को डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहा था, ग्रोथ दे रहा था, है ना, उसको ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा था। तो ग्रोथ करने के बाद उस वो जो सूट था, उसका ग्रोथ करने के बाद वो क्या हो चुका था? वो उसका सेल जो था वो भी तो एक मैच्योर हो चुका था, मैच्योरेशन पॉइंट पे आ चुका था। तो रीडिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है? वापस से सेल मैच्योर हो जा रहा है और प्लांट बड़ा हो जा रहा है। सो ट्री जो है वो बड़ा हो जा रहा है, राइट। तो आपको इसका ट्रिक कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेट्रोफिली। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस यहाँ से आपको समझा देता हूँ कि जो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और फीली का मतलब होता है लीफ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लीव्स। अब हम सबको पता है कि हर ट्री का लीफ जो होता है वो अलग अलग होता है। ऐसा तो नहीं ना कि हर ट्रीज जो है सभी का लीफ एक जैसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। तो अलग अलग लीफ क्यों होते हैं? पहला कारण तो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कारण भी लीफ अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा है फेज ऑफ लाइफ, उसके जीने का तरीका, है ना। तो फेज ऑफ लाइफ के अंदर आते हैं कॉटन, कोरिएंडर और लार्क सपर। और एनवायरनमेंट के कारण जो होता है इसके अंदर आता है बटरकप। बस एनसीईआरटी ने इतना सा ही लिखा है इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं लिखा। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट जो होता है ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला है एरिथमेटिक ग्रोथ, दूसरा है जियोमेट्रिक ग्रोथ।
एरिथमेटिक ग्रोथ क्या कहता है कि जैसे यहाँ दो सेल दिख रहे होंगे आपको, ये दो सेल हैं तो दोनों सेल में ग्रोथ नहीं होता है, दोनों में से सिर्फ एक सेल ही ग्रोथ करेगा और दूसरा सेल सप्रेस हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हो यहाँ दो सेल है, एक का ग्रोथ हो रहा है, मतलब एक से यहाँ देख सकते हो एक सेल है, यहाँ मैं यहाँ अलग से ही करके दिखाता हूँ, जैसे ये सेल है एक ये सेल है ना, दोनों में ग्रोथ नहीं होगा। जैसे कि मान लो अगर इसमें ग्रोथ हो रहा है तो ये क्या करेगा, एक का डबल कर लेगा, है ना, एक सेल से ये दो सेल बना लेगा, ऐसे एक ऐसे। लेकिन दूसरा वाला सप्रेस कर जाएगा, ये सिर्फ अपना ही सेल को लेकर के चलेगा। अगर मान लो कि इस वाले में ग्रोथ हो जाए तो ये वाला, अब ये दोनों सप्रेस हो जाएंगे और इसमें ग्रोथ हो जाएगा, तो इस टाइप की ग्रोथ को हम कहेंगे एरिथमेटिक ग्रोथ। और जियोमेट्रिक ग्रोथ कहता है कि जैसे कि ये दो सेल है, देख सकते हो यहाँ दो सेल दिख रहे होंगे आपको, दोनों सेल में ग्रोथ होगा, है ना, दोनों सेल में ग्रोथ होगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ दो सेल है तो यहाँ चार सेल बनेगा, चार है तो आठ बनेगा, आठ है तो 16, 16 है तो 32। तो इस टाइप के ग्रोथ को अपन कहेंगे जियोमेट्रिक ग्रोथ, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और पिछले बार मैं क्वेश्चन पूछा था इस ऑक्सिन और जेबर एलिन में से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर आते हैं प्रोमोटर और इनहिबिटर। अब कौन प्रोमोटर है और कौन इनहिबिटर वो देखते हैं। प्रोमोटर के अंदर तीन चीज आते हैं, कौन कौन से, पहला है ऑक्सिन, दूसरा जेबरएलिन, तीसरा साइटोकाइनिन। और इनहिबिटर के अंदर आते हैं एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो पहले प्रोमोटर को कंप्लीट करते हैं फिर इनहिबिटर पे जाएंगे। प्रोमोटर में सबसे पहले क्या है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ये जो है प्लांट का हार्मोन को सिंथेसिस करने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑक्सिन है ये प्लांट के हार्मोन को सिंथेसिस करने का काम करता है, सिंथेसाइज करता है, एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ। और ये जो प्लांट ग्रोथ जो होता है ना, इसमें इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, और राइट। अब दूसरा है जेबरलिन। जिबरलिन जो होता है ना, ये क्या करता है, ये प्लांट का इलोंगेशन करने में हेल्प करता है, प्लांट का इलोंगेशन करने में हेल्प करता है, उसको टॉलर बनाता है। मतलब इसमें भी ग्रोथ किस में हो रही है, लेंथ वाइज ग्रोथ हो रही है। और लेंथ वाइज ग्रोथ कौन करवाता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल करवाता है। जहां भी लेंथ आ जाए समझो मेरिस्टेमेटिक। कौन सा मेरिस्टेमेटिक, तो एपिकल। एपिकल में भी दो होते हैं, रूट एपिकल एंड सूट एपिकल। तो ये चीज आपको लिंक करना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि नीट ने ये क्वेश्चन पूछा था कि जेबरलिन में ग्रोथ हो रही है तो बताओ वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक है या फिर सेकेंडरी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि वो प्राइमरी में आता है या फिर सेकेंडरी में आता है। और वो याद तभी रहेगा जब आप पहले से ध्यान दे रहे होगे, राइट। तो मैंने हर एक पॉइंट लिखा है इसमें, कहीं भी मिस मत करना, कहीं भी स्किप मत करना। चलो आगे आता, आगे क्या लिखा है, दे आल्सो प्ले मेजर रोल्स इन जर्मिनेशन। जो सीड का जो जर्मिनेशन होता है ना, उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उस सीड को जर्मिनेट करेगा तभी तो उसमें ग्रोथ होगी ना, राइट। चलो अब बात करते हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन जो होता है ना, वो क्या करता है, सेल को प्रोमोट करता है, सॉरी, प्रोमोट सेल डिवीजन इन सूट पार्ट। ये क्या करेगा, सेल डिवीजन प्रोवाइड करता है सूट पार्ट पे। तो आपको यहाँ पर एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, आपको साइटोकाइनिन कभी भी भूलोगे नहीं। वो ट्रिक क्या है, देखो, अगर आपको कहीं पूछे, अगर आपको कहीं पूछे बताओ जैसे कि सूट बर्ड है, एग्जाम्पल दे सूट बर्ड, तो सूट बर्ड में आपको बताना है कि इसमें साइटोकाइनिन है या नहीं है, साइटोकाइनिन का रोल है इसमें या नहीं है, तो कैसे बताओगे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि साइटोकाइनिन का ये जो है ये रोल कहाँ पर है, तो सूट पार्ट में इसका रोल होता है, क्या करता है, सेल का डिवीजन कराने का काम करता है, राइट, इतना काम। अब मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पर कि अगर वो रूट से ऊपर का पार्ट है, अगर वो रूट से ऊपर का पार्ट है तो समझ जाना वहां साइटोकाइनिन का रोल होगा। अगर कोई भी प्लांट रूट से ऊपर की अगर पोर्शन की बात करे तो समझ जाना वो वहां पर साइटोकाइनिन का रोल होगा ही होगा। अब यहाँ एग्जाम्पल को देखो, पहला एग्जाम्पल क्या कर रहा है, सूट बट, इसके न तो नाम पे ही सूट है। अब सूट है तो यहाँ तो सेल डिवीजन कराएगा ही कराएगा साइटोकाइनिन, तो यहाँ तो प्रेजेंट होना ही होना है। अब आ जाओ लीफ। अब लीफ कहाँ पर होते हैं, ऊपर की तरफ, सिंपल सी बात है, रूट में तो होता नहीं है, तो ये ऊपर की तरफ, रूट से ऊपर का पोजीशन है, तो रूट का ऊपर का पोजीशन है तो मतलब साइटोकाइनिन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, फ्रूट। फ्रूट कहाँ अरेंज कर होते हैं,
ऊपर या नीचे, तो सिंपल सी बात है, फ्रूट ऊपर में अराइज होते हैं, लीफ जहाँ प्रेजेंट होता है उसके उधर ही अराइज होता है फ्रूट, राइट। तो फ्रूट भी ऊपर अराइज हो रहे हैं, मतलब साइटोकाइनिन का रोल होगा। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पता है ना, अगर नहीं पता तो आप फोटोसिंथेसिस का चैप्टर देख लो, या फिर आप सेल बायोलॉजी के देख लेना, उसमें भी मैंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया। अब क्लोरोप्लास्ट का अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये भी मैंने बताया। क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीफ में होता है, तो इनडायरेक्टली लीफ की बात कर रहे हैं। और लीफ कहाँ होता है, जमीन से ऊपर, मतलब कि रूट से ऊपर ही होता है। अब ऊपर है तो साइटोकाइनिन का रोल होगा ही होगा। फिर इनडायरेक्टली पूछा गया है लीफ, तो लीफ कहाँ होता है, रूट में या फिर रूट से ऊपर, रूट से ऊपर होता है। अब रूट से ऊपर है मतलब साइटोकाइनिन का रोल होगा। तो इस तरह ये आप बता सकते हो कहां पर साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है और कहां पर एब्सेंस। नेक्स्ट टॉपिक है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म का मेन रोल है फ्लावरिंग में। अब देखो, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। पीरियोडिज्म से हमें यहाँ ट्रिक याद रखना है, पीरियड क्या है, पीरियड। तो इसमें याद रखना है कि फ्लावरिंग अच्छा तभी होगा जब लाइट पीरियड ज्यादा होगा। लाइट पीरियड ज्यादा मिलेगा तो फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होगा। लाइट अगर कम मिलेगा, है ना, अगर लाइट कम मिल जाए, अगर लाइट कम मिल जाए तो ये समझना कि वो प्लांट जो है वो बहुत कम टाइम ही सरवाइव करेगा। अगर लाइट कम मिल जाए तो ये समझना कि प्लांट जो है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम ही सरवाइव करेगा, तो उस प्लांट को कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट। अगर लाइट हमें ज्यादा मिलेगा तो प्लांट ज्यादा देर तक सरवाइव करेगा, तो हम उस प्लांट को कहेंगे लॉन्ग डे प्लांट। और लॉन्ग डे प्लांट है तो उसमें क्रिटिकल टाइम कम होगा। सिंपल सी बात है, अगर लॉन्ग टाइम तक जिएगा तो उसकी मरने की चांस बहुत कम रहेगी ना। और शॉर्ट टाइम प्लांट है मतलब वो मरने का चांस बहुत ही ज्यादा है उसका, तो क्रिटिकल टाइम उसमें ज्यादा ही होगा। अब हम बात करें कि लाइट अगर मिले ही ना तब, तो लाइट अगर नहीं मिलेगा ना तो फ्लावरिंग होगा ही नहीं सही से। अब फ्लावरिंग नहीं होगा तो उस टाइप के प्लांट को हम कहेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। और ये जो लीव्स होते हैं ना, वो हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लावरिंग के लिए। क्लियर है, ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक था। अब है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन एक प्रोसेस है। इसका कहना है ना कि कोई भी प्लांट या फिर कोई भी फ्लावर अगर लो टेम्परेचर पे भी वैसा ही ग्रो करे जैसा वो पहले करता था, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी वो वैसा ही ग्रो करता रहे। तो वर्नाइजेशन एक प्रोसेस है ना, जिसमें कहता है कि अगर कोई भी प्लांट या फिर कोई भी फ्लावर ले लो, अगर वो लो टेम्परेचर पे भी वैसा ही ग्रो करे जैसा वो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते थे, ना तो उसके क्वालिटी पे चेंज आए और ना ही उसके कोई क्वांटिटी पे चेंज आए, तो उस टाइप के फ्लावर को हम कहेंगे कि वो वर्नलाइजेशन कर सकता है ना। अब इसका एग्जाम्पल है विंटर वेराइटीज में वीट, बार्ली और राई। ये तीनों के तीनों वर्नलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, इसलिए हम इसको वर्नलाइजेशन फ्लावर भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट भी वर्नाइजेशन को फॉलो करते हैं। इसमें आते हैं सुगर बीट, कैबेज एंड कैरोट, राइट। एक छोटा सा टॉपिक है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी एक छोटा सा टॉपिक है। सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, सीड का टूटना, राइट। सीड का क्या होना, टूटना। अब सीड टूटेगा कब, जब उसको कहीं मॉइस्चर मिले, है ना। सीड तभी टूटेगा ना जब उसको कहीं मॉइस्चर मिलेगा, राइट। अब देखो, ये ये क्या कह रहा है, सम सीड्स फेल टू जर्मिनेट एवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल। कुछ कुछ सीड लेकिन जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं जब तक उसे कोई एक्सटर्नल कंडीशन अवेलेबल ना रहे। देखो सिंपल सी बात है, ऐसा तो होता नहीं कि सीड आपने एक पैकेट पे छोड़ दिया और आप वेट कर रहे हो कि सीड कब डोरमेंट करेगा, कब उससे हम सीड जो है अराइज, सीड से फ्रूट अराइज होगा। ऐसा कभी होगा क्या, कभी नहीं हो सकता। उसको हम जब तक से कोई एक्सटर्नल फीचर्स नहीं देंगे, मतलब कुछ एक्सटर्नल कंडीशन नहीं देंगे, है ना, जैसे कि उसको हम सीड को निकालेंगे नहीं, उसको हम सोइल में डालेंगे नहीं, उसमें वाटर हम देंगे नहीं और हम सोचेंगे कि अपने आप सीड जो है डोरमेंट कर जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सीड तब ही डोरमेंट करता है जब हम उसको कोई एक्सटर्नल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जो उसके फेवर में हो,
है ना, जो उसको अच्छा रहे ताकि वो सीड जो है वो डोरमेंट कर सके। लेकिन तो भी कोई कोई सीड जो है डोरमेंट नहीं कर पाते हैं, ऐसा कंडीशन देने के बाद भी। पर हमें अभी सिर्फ समझना है सीड डोरमेंस होता कैसे है, टूटता कैसे है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन देखो क्या है, सीड जो होता है बहुत हार्ड कोट होता है, सबको पता है सीड जो होता है ना वो बहुत ही हार्ड होता है। सीड का अगर डायग्राम देखना है तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। सीड के अंदर दो लेयर होता है, आप सबसे आउटर लेयर को कहते हैं एल्यूरोन और इनर लेयर को कहते हैं एंडोस्पर्म। इसके यहाँ पर रेडिकल्स प्रेजेंट होता है और यहाँ पर स्कूटेलम भी प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है ना, इसको हम आगे देखते चलेंगे, एक एक करके देखेंगे इसको, है ना। इसको पढ़ना भी है, डाइकोट और मोनोकोट हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये चीज क्लियर करेंगे। बस आपको ये डायग्राम मैंने यहाँ दिखा दिया है, ये सीड का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। तो इसका रीजन पे आ रहे थे ना, रीजन क्या था, रीजन जो है सबसे पहले क्या कहता है कि ये हार्ड होता है। सीड का कोटिंग कैसा होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ये जब किसी भी केमिकल इनहिबिटर के प्रेजेंस में आते हैं, किसी भी केमिकल इनहिबिटर के प्रेजेंस में आते हैं। और हमने बताया था ना कि इनहिबिटर के बारे में याद करो तो, ये देखो इनहिबिटर के बारे में यहाँ हमने पढ़ा था ना। और इनहिबिटर कौन कौन से थे, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो सीड जब भी एब्सिसिक एसिड या फिर फिनोलिक एसिड या फिर पारा एब्जॉर्बिक एसिड के प्रेजेंस में आता है, तो सीड जो होता है वो डोरमेंट होना शुरू कर जाता है, डोरमेंट होता है। और सीड से छोटे से रूट अराइज होता है और उसी रूट से फिर शूट अराइज होगा और धीरे धीरे उससे फ्रूट भी अराइज होने शुरू हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है, सीड अगर मोनोकोट हो तो मोनोकोट सीड ही अराइज होगा और अगर रूट अराइज होगा, और अगर सीड अगर डाइकोट होगा तो वो डाइकोट रूट ही अराइज करेगा। क्लियर है। अब हमारा स्टार्ट हो जाता है प्लांट एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब ही होता है कि अंदर की स्टडी, है ना, इसका सेल के स्ट्रक्चर का स्टडी करना। प्लांट एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द टिश्यूज एंड सेल्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गन। प्लांट एनाटॉमी क्या है, तो प्लांट एनाटॉमी के अंदर हम स्टडी करते हैं सेल, उसका प्लांट का टिश्यूज कैसा होंगे, उसका अरेंजमेंट कैसे होंगे, उसके सेल का अरेंजमेंट कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके प्लांट के ऑर्गन्स कैसे होंगे। ये सारे कुछ हम इस चैप्टर के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो एक चार्ट बनाया हुआ है मैंने, इस चार्ट को पहले याद करते हैं। ये अगर आपको ये चार्ट याद हो जाता है तो आप समझो आधा तो आपका यहीं पर फिनिश हो जाएगा, है ना। इस फ्लो को बस पकड़ के चलना है अपने को। प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। याद करो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था क्या, बिल्कुल पढ़ा था। इसीलिए मैंने इस दोनों को लिंक किया ताकि आप ना कहीं भी मिस ना करो। मैं चाहता तो लिंक नहीं भी करता, पर लिंक इसलिए क्या हूँ ताकि आप लोग को कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना रहे और आपको याद भी रह जाओ, है ना। और आप ये ना सोचो कि मैंने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, है ना। तो ये प्लांट टिश्यू जो होता है दो टाइप के होते हैं, पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन से सेल आएंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल आएंगे, मेरिस्टम सेल आएगा। और मेरिस्टम सेल का काम क्या था, हमने देखा था ग्रोथ करवाना, राइट। वो सेल का क्या करेगा, ग्रोथ करवाएगा। ग्रोथ कैसे करवाएगा, तो एपिकल मेरिस्टम है ना। कौन कौन से तो एपिकल मेरिस्टम में दो आते हैं, रूट एपिकल और शूट एपिकल, वहां पर ग्रोथ हो जाएगा। दूसरा है लैटरल ग्रोथ भी करवाएगा ये। तीसरा है इंटर कैलरी में भी ग्रोथ करवाएगा। क्या है, बस वेट करो, हम आगे देखेंगे, है ना। परमानेंट टिश्यू की बात करो तो इसके अंदर भी दो टाइप है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर तीन पार्ट आता है, कौन कौन सा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों के तीनों जो है ना ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में आते हैं। कैसे टिश्यू में आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। अब बात करो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये समझ आना चाहिए कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर के बना होगा, तब भी हम उसको कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, है ना। बोलते हैं ना किसी को भी, यार तुमको समझना ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। बोलते हैं ना यार कि तुम्हें समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम बहुत कॉम्प्लेक्स हो, बोलते हैं ना ऐसा। तो उसका मतलब क्या है, वो बहुत ही पेचीदा है,
मतलब वो बहुत चीजों से जुड़ा हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर के बनते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, है ना। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आते हैं दो टाइप, एक है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो अभी तक हमने देखा कि परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी आते हैं कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स की बात करो तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जिसको याद होगा ना वो बोलेगा कि जाइलम और फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का भी काम करते हैं। ये हमने कहाँ देखा है, तो ये हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में ही कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस चैप्टर को जरूर देख लें। और जाइलम के थ्रू किसका क्या पास होता है, तो वाटर का पास होता है, और फ्लोएम के थ्रू फूड पास होता है। ये हमने भी ये सब भी बात की हुई है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले वो चैप्टर जरूर देख लेना, है ना। अब बात करते हैं इस जाइलम के अंदर हम क्या देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम में हमें क्या देखना है। तो जाइलम के अंदर भी चार चीज होता है। जाइलम के अंदर क्या क्या होते हैं, ट्रैकिड होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होता है और जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है। तो ये कुछ चार्ट है और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक के बारे में, फिर परमानेंट पे आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बता दूं, कुछ क्लू देता हूं आपको कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर के बना होगा, राइट। क्योंकि हम सबको पता है टिश्यू किससे बनता है, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के बनता है, और उसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है। तो मेरिस्टम सेल जो है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो किससे मिलकर के बना है, बहुत सारे मेरिस्टम सेल से बना है। और मेरिस्टम का काम क्या है, हमने देख ही लिया था कि ये ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ कैसे करवाता है, लैटरल रीजन पे भी और लेंथ में भी ग्रोथ करवाता है। लेंथ में भी और विड्थ में भी ग्रोथ करवा रहा था। लेंथ में कौन ग्रोथ करवा रहा था, रूट एपिकल, सूट एपिकल मेरिस्टेम, राइट, याद होगा। फिर हमने देखा लैटरल रीजन पे भी ग्रोथ कराता है, कैसे, विड्थ पे ग्रोथ करवा रहा था, राइट। तो लैटरल रीजन पे कौन ग्रोथ करवा रहा था, लैटरल मेरिस्टेम ग्रोथ करवा रहा था, ये भी हमने देखा था। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए, तो है ना। और हमने ये भी देखा था कि रूट एपिकल और सूट एपिकल मेरिस्टेम वो किस में आ रहा था, प्राइमरी में आ रहा था, राइट। वो किस में आ रहा था, कौन सा ग्रोथ में आ रहा था, प्राइमरी ग्रोथ में आ रहा था। और लैटरल रीजन पे जो ग्रोथ करवा था लैटरल मेरिस्टम, वो कौन से ग्रोथ पे आ रहा था, सेकेंडरी ग्रोथ पे आ रहा था, राइट। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि जो लैटरल मेरिस्टम होता है वो कौन सा मेरिस्टम के अंदर आता है, सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम में आता है प्राइमरी मेरिस्टम कहाँ होता है, इंटर कैलरी वाले रीजन पे होता है। प्रो मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिकल वाले रीजन पे प्रेजेंट होता है। और सेकेंडरी मेरिस्टम तो हम बोल दिए कि वो लैटरल रीजन पे प्रेजेंट होता है। अभी अपन परमानेंट वाले को छोड़ देते हैं, सिर्फ अभी हम पहले ये जो है पहले हम मेरिस्टेमेटिक को कंप्लीट करेंगे, फिर परमानेंट पे जाएंगे, है ना। अब बात करते हैं प्रो मेरिस्टेम की। तो प्रो मेरिस्टेम जो है ना वो आगे जाकर के प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करता है। प्राइमरी मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम सेल का काम क्या है, सेल का डिवीजन करना, ग्रोथ करवाना, राइट। तो अगर ये प्राइमरी मेरिस्टेम आगे जाके डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करे, अब डिफरेंशिएशन क्या है ये हमने पहले ही बता दिया था, डिफरेंशिएशन भी, डी डिफरेंशिएशन भी, री डिफरेंशिएशन, ये सब बात हम पहले कर चुके हैं, तो बार बार मेरे को रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं। फिर भी मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है वो कब हो रहा था, तब हो रहा था जब प्लांट जो है वो मैचुरेशन फेज पे आ चुका था। मतलब कि वो मेरिस्टेमेटिक फेज पार कर गया होगा, एलोंगेशन फेज को भी पार कर गया था और मैचुरेशन फेज पे पहुंच चुका था। और तो भी वो चाहता था कि हम ग्रोथ करें, तो वो अपने से एक सूट अराइज कर लेता था, जिसके कारण वो दोबारा से जो है वो ग्रोथ को कर सकता था, राइट। यही हमने कहा था, फिर से वही कहते हैं कि डिफरेंशिएशन कर रहा है, मतलब ये प्लांट जो है, ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम वाला था वो क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहा है। मतलब वो क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। अब ये प्लांट मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। वो अब परमानेंट का मतलब क्या है कि अब साइज इंक्रीज उसका नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है। और मेरिस्टेमेटिक में क्या हो रहा था, वो सेल का डिवीजन कर रहा था, सेल का साइज बड़ा कर रहा था, मतलब उसका साइज जो का सेल का जो साइज था वो परमानेंट नहीं था, वो बढ़ भी सकता था,
राइट। लेकिन जैसे ही उसने डिफरेंशिएशन कर लिया, मतलब मैचुरेशन वाले फेज पे आ गया, तो अब उसका साइज जो है वो फिक्स हो गया, परमानेंट हो गया। तो उस टाइप के टिश्यू को हम क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू कहेंगे। अब जब परमानेंट टिश्यू जो है आगे जाकर डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस करेगा। और डी डिफरेंशिएशन हम क्या देख रहे थे कि जो मैच्योर हो चुका था, मैच्योर होने के बाद वो क्या कर रहा था? सूट अराइज कर रहा था, ताकि वो क्या कर सके? दोबारा से मैच्योर हो सके, दोबारा से ग्रोथ कर सके। तो सेम यहीं पर वही कंडीशन है। ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो चुका है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जैसे ही डी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करता है, वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम में। और ये फिर से क्या करेगा? ग्रोथ कर सकता है, ग्रोथ करेगा, है ना, ग्रोथ करेगा, करते जाएगा। करते जाने के बाद ये क्या करेगा? रीडिफरेंशिएशन करेगा, मतलब कि एक टाइम फिर से वैसा आ जाएगा जब उसके बाद फिर से ग्रोथ होना बंद हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा फिर से। तो फिर से क्या हो जाएगा? वही प्रोसेस आ जाएगा जो पहले था, मतलब कि ये फिर से परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर से वो सेल का साइज जो है वो ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, मतलब कि वो एकदम क्या हो गया? फिक्स हो चुका है, परमानेंट हो गया है। तो उस टाइप के टिश्यू को फिर से हम क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू। पर एक बार ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो चुका था, तो हम इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। जो हमने वहां कहा था ना, बस उसको फिर से यहाँ आके लिंक मैंने कर दिया है। सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, बस हमने डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन को लिंक करके प्राइमरी टिश्यू और सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन कर दिया, और कुछ भी नहीं किया, है ना। अगर आपको यहाँ कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना, पर मैं तो कहूँगा फिर से एक बार यहाँ से देख लेना ये लेक्चर, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। 5 मिनट पहले से जाकर के देख लेना, फिर से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कुछ भी नहीं था इसमें। अब बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। और एपिकल मेरिस्टेम हमें पता है ये कहाँ कहाँ ग्रोथ करवाता है? सूट में, रूट में, और इसका काम क्या है? एलोंगेशन करवाना। कौन सा मेरिस्टेम होता है यहाँ पर? प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, ये हमने देख लिया। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करो तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम में भी प्राइमरी मेरिस्टेम ही होता है। और दूसरी बात, यहाँ क्या कौन सा सेल होता है? तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ना, ये दो मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? दो मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसका याद रखने का ट्रिक भी बता देता हूँ, देखो इसके नाम पे ही छुपा है। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, है ना, दो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू के बीच इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अकर्स इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हार्बिवोर्स। देखो सबको पता होगा ना कि जब जो गाय हो गया या फिर कोई भी हार्बिवोर्स एनिमल्स हो गया, गॉट हो गया, वो घास जब खाता है ना, तो वो देखना कि वो घास क्या जब खाता है कहीं पर, तो वो क्या घास उतना ही रह जाता है क्या? ग्रो कर, अगर वो घास जमीन से कनेक्टेड है, मतलब सीड से कनेक्टेड है, तो वो क्या होता है? फिर से ग्रो करता है, राइट। फिर से वो ग्रो कर जाता है ना। ऐसा तो होता नहीं कि घास की कमी हो जाती है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम के ही कारण होता है। ये क्या करता है ना, लिंक करके रखा रहता है। अगर वो गॉट इस इंटर कैलरी मेरिस्टेम को भी खा जाए, तो ही चांस है कि वो ग्रास दोबारा से ग्रो नहीं करेगा। लेकिन कोई भी गोट अगर इस इंटर कैलरी मेरिस्टेम को छोड़ देता है, तो वो दोबारा से ग्रो कर सकता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। लास्ट वन इज लैटरल मेरिस्टेम। एंड लैटरल मेरिस्टेम कौन सा ग्रोथ करवाता है? लैटरल ग्रोथ करवाता है। और इसके अंदर कौन सा ग्रोथ हो रहा था? सेकेंडरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब बात करते हैं, तो हमारा ये पार्ट तो हो गया कंप्लीट, है ना। हमारा ये पार्ट जो था वो हो गया है कंप्लीट। अब हम आते हैं इस परमानेंट टिश्यू पे। किस पे आते हैं? अब हम इस परमानेंट टिश्यू पे आते हैं। परमानेंट टिश्यू में भी सबसे पहले क्या था? सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी सबसे पहले क्या पढ़ना है? पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं पैरेन्काइमा को। पैरेन्काइमा जो होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव है। ये सबसे पहला इन्वॉल्व हुआ सेल है। दूसरी बात, इसको अपन फंडामेंटल टिश्यू भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल टिश्यू भी बोलते हैं। इट्स फॉर्म द मेजर कंपोनेंट्स। ये बहुत सारे मेजर कंपोनेंट्स को फॉर्म करता है। इसका जो सेल वॉल होता है वो बहुत थीन होता है। मेनली सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें तो इसका जो सेल होता है ना,
ये क्लोजली पैक भी होता है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। देखो यार, क्लोजली पैक और डेंसली पैक्ड, आप लोग को हमेशा कंफ्यूजन होता होगा इस पे कि कौन क्लोजली है कौन डेंसली है ना, किसको क्लोजली बोलते हैं किसको डेंसली बोलते हैं। देखो क्लोजली का मतलब होता है ना कि आस पास, है ना, देख सकते हो इस फिगर को, देखो यहाँ पर मैंने दिखाया, ये देखो दो सेल हैं, दोनों के सेल देखो देख सकते हो आस पास है, तो हम बोलेंगे ये क्लोजली पैक है। लेकिन अगर कोई सेल पूरा सटा हुआ है, जैसे देख सकते हो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए, उसको हम बोलेंगे डेंसली पैक्ड। तो इसका ये जो पैरेन्काइमा का जो सेल होते हैं वो डेंसली पैक भी हो सकते हैं और क्लोजली पैक भी रहते हैं। दूसरी बात करो तो इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब डिफरेंट, सेलुलर का मतलब सेल, मतलब कि दो डिफरेंट डिफरेंट सेल के बीच क्या होता है, स्पेस भी प्रेजेंट होता है। देख सकते हो ये क्लोजली पैक है, क्लोजली पैक में देख सकते हो ना, ये कि आस पास ही तो है लेकिन बीच में क्या है, गैप भी है, राइट, गैप है कि नहीं है, गैप है, स्पेस है ना, बिल्कुल है। फिर क्या कह रहा है फंक्शन, देखो इसका फंक्शन क्या कहता है कि ये का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। अब फोटोसिंथेसिस अगर कर रहा है तो वो क्या करेगा, फूड का फॉर्मेशन तो करेगा ही करेगा, इट मीन्स ये फूड का स्टोरेज भी कर सकता है, दूसरा फूड का सिक्रीशन भी करता है। लास्ट, इसका शेप की बात करो, सेल का शेप कैसा होता है, इसका स्फेरिकल भी होता है, ओवल भी होता है, राउंड भी होता है और पॉलीगोनल भी होता है। और ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको, जो कि एक तो ये पॉइंट और दूसरा है सेल का शेप, ये याद बिल्कुल रखना क्योंकि ये मैक्सिमम लोग याद नहीं करते हैं और ये क्वेश्चन कभी कभी नीट में आ जाता है। एक्चुअली नीट में तो एक ही बार आया है, पर यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर ये आता है कि पैरेन्काइमा जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं या डेंसली पैक होते हैं या दोनों होते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा, है ना, तो ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना। और फंक्शन तो याद रखना कि पैरेन्काइमा का एक ही काम है, फोटोसिंथेसिस करना, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड का स्टोरेज करेगा ही करेगा, इतना बस याद रखना। दूसरा है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की बात करो तो कॉलेनकाइमा जो होता है ये लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, ये लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लिविंग का मतलब क्या है यार, उसमें जिंदा रहेगा तो ही सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मर जाने के बाद प्रोवाइड नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, होमोजेनस लेयर और पैचेज। इसमें क्या होता है, होमोजेनस लेयर भी प्रेजेंट होता है और पैचेज भी प्रेजेंट होता है। बात करें तो सेल जिसका जो होता है वो थिक होता है और उसका सेल कैसा था, थिन था, राइट। तो इसका सेल ये और इसका सेल कैसा है, थिक है एट अ कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। थिक क्यों होता है, क्योंकि इसके कॉर्नर पे जो होता है ना सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का और पैकेटिन का डिपोजिशन होता है, इसके कारण ही ये हार्ड सॉरी ये थिक हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मिस मत करना। जो जो पॉइंट इसमें लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नीट में कब कोई कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कोई भी नहीं जानता, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करो। अब बात करें सेल की शेप की, तो सेल का शेप कैसा होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल भी होता है और पॉलीगोनल भी होता है। इसमें बात करो तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है और पॉलेनकाइमा में देखा कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ये तो कुछ डिफरेंसेस जो मैं बताते जा रहा हूँ आपको, नोट डाउन कर लेना अगर हो सके तो। फिर पॉइंट क्या कह रहा है, ऑफ्टन कंटेंट क्लोरोप्लास्ट, और ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट को भी कंटेंट करके रखता है। इसका फंक्शन के देखो तो ये जो है ना ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब देखो ये आपको यहीं से याद हो जाएगा कि यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या कहा, ये लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये तो याद रहना चाहिए कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ही करेगा। दूसरी बात ये कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कहाँ करता है, तो यंग स्टीम एंड पैटियोल ऑफ लीफ में, है ना, कहाँ पर प्रोवाइड करता है, यंग स्टीम में और पैटिकल ऑफ लीफ में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब वो उसको डैमेज होने से बचाता है। फिर है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की बात करो तो ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है। डेड मैकेनिकल टिश्यू भले है पर ये भी क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। ये डेड मैकेनिक, आप यहाँ बोलोगे ना सर ये तो डेड मैकेनिकल टिश्यू है, ये सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेगा, तो आप मैं यहाँ बताता हूँ। क्या जरूरी है क्या कि जो पेड़ जो है डेड हो गया वो गिर ही जाता है, ऐसा नहीं होता। कोई कोई पेड़ ट्रीज अभी भी हैं जो मर चुके हैं लेकिन वो खड़े रहते हैं,
राइट, ऐसा देखा होगा यार आपने कहीं। तो किसके थ्रू कने खड़े रहते हैं वो, किसके थ्रू वो टिके हैं, वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के कारण टिके हुए हैं। जिस दिन वो स्क्लेरेंकाइमा डैमेज हो जाएगा उस दिन वो टूट जाएगा, क्योंकि डेड मैकेनिकल टिश्यू तो वही है, वही डेड मैकेनिकल टिश्यू जो है वही जो उसका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करके रखा है। क्योंकि उसमें पोरेनकाइमा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो मर चुका है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। कॉलन कायमा भी नहीं है क्योंकि वो लिविंग में होता है, और पेड़ मर चुका है तो उस टाइम भी वो काम नहीं करेगा। सिर्फ स्क्लेरन कायमा के दम से ही वो पेड़ जो है वो टिका हुआ रहता है। राइट, इसका सेल जो होता है बहुत ही ज्यादा थिक हो चुका होता है एंड लिग्निफाइड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। तीनों चीज पढ़ लिया, पैरेंट कायमा भी, कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा भी। पर अभी बोलोगे सर और भी कुछ क्लू दे दो, चलो इस तीनों का लिंक करते हैं, है ना, मजेदार लगेगा। अभी देखो, पैरेंट कायमा हमने सबसे पहले क्या देखा, ये सेल इसका कैसा होता है, सेल वॉल थिन होता है। तो यहाँ समझना कि ये जो है ना, ये फेज कैसा है, समझो तो कि अभी सेल ग्रो कर रहा है, इसीलिए सेल थिन है। कॉरेन्काइमा में क्या हुआ, थोड़ा सेल बड़ा हो गया, थोड़ा थिक हो गया। पैरेंट और स्क्लेरेन्काइमा में क्या हो गया, सेल जो है वो मैच्योर हो चुका है, तो मैच्योर होने के बाद वो क्या हो जाएगा, डेथ भी हो सकता है। राइट, तो इसका सेल वॉल कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है। पैरेंकाइमा का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, फूड का स्टोरेज करना। कॉलेनकाइमा का काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करके रखना। और स्क्लेरेनकाइमा का काम है डेड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जब प्लांट मर जाए, डेड हो जाए, तो भी उसे टिका कर रखना, उसे गिरने ना देना, यही इसका काम होता है। और हाँ, इसके अंदर लिग्निफाइड विदाउट प्रोटोप्लास्ट होता है, जो कि मैंने कहा था कि प्रोटोप्लास्ट तो होता है पर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है। याद हो, अगर नहीं याद है तो मैं फिर से यहाँ दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने वहां पर भी कहा था आपको। ये देख सकते हो, मैंने बोला था ना, जब मैचुरेशन होता है तो प्रोटोप्लास्ट तो होता है पर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ जाता है। यही मॉडिफिकेशन आता है जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। राइट, लिग्निफाइड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, ये पॉइंट याद रखना, है ना। चलो आगे आते हैं टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा में। टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो सबसे पहला है स्क्लेराइड्स। क्या है, स्क्लेराइड्स है। स्क्लेराइड्स क्या कहता है, दे में बी स्फेरिकल, ओवल और सिलिंड्रिकल। ये कैसा हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी होता है और सिलिंड्रिकल भी होता है। अगर हम बात करें, दे आर ऑफ्टन डेड एंड हैव हाईली थिकन सेल वॉल। ये सब हमने पहले ही देख लिया यार, कि जब स्क्लेरेन्काइमा की बात कर रहे हैं तो वो टिश्यू कैसा है, डेड टिश्यू ही तो है, तो उसके अंदर जो भी टाइप होगा वो भी तो उसी टाइप का होगा ना, वो भी तो डेड होगा। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, स्क्लेराइड्स हैव वेरी नैरो कैविटीज एंड आर हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल। सिंपल सी बात है, वो स्क्लेरेन्काइमा क्या हो चुका है, डेड टिश्यू है, उसको क्या फ्लेक्सिबल होगा क्या, वो वो यार वो जिंदा ही नहीं, वो डेड हो चुका है। अब जैसे हल्का सा भी बेंड होगा वो टूट सकता है, तो फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन वो हार्ड हो सकता है। राइट, दे हैव मोर पिट्स देन फाइबर्स, इसमें पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं, दे आर कॉमनली फाउंड इन सॉफ्ट टिश्यू। और ये कॉमनली कहाँ पर पाया जाता है, सॉफ्ट टिश्यूज में देखा जाता है। एग्जाम्पल कॉर्टेक्स, फ्लोएम, द पंप ऑफ फ्लेशी फ्रूट्स। फ्लेशी फ्लेशी फ्रूट मतलब समझ रहे हो ना, जैसे हो गया पपाया, गुआभा, ये सब फ्लेशी फ्रूट्स में आते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं अंदर से, इसका सेल वॉल सॉफ्ट रहे, है ना। फ्रूट वॉल्स एंड सीड कॉर्ड्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करो फाइबर की, दूसरा क्या है, फाइबर है। पहला तो हमने स्केलेट देख लिया, दूसरा है फाइबर। फाइबर की बात करो तो दे, इसमें क्या कह रहा है, दे हैव, दे आर लॉन्ग एंड टैपरेड एट द एंड। क्या होता है, टैपरेड एट द एंड। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दे आर द लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन द हाईएस्ट प्लांट, है ना। ये क्या होता है, इसमें लॉन्गेस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, हाईएस्ट प्लांट्स में। सिंपल सी बात है यार, अगर लॉन्गेस्ट है तो लॉन्गेस्ट सेल कैसे बना होगा, जब सेल का डिवीजन हुआ होगा। और डिवीजन कौन कराता है, मेरिस्टेम ही तो कराता है। ग्रोथ भी कौन कराता है, मेरिस्टेम ही कराता है। और हमने देखा है कि लॉन्ग लेंथ में ग्रोथ हो रहा है तो वो लॉन्ग होगा। अब लॉन्ग जब होगा तो वो हायर ही ना होगा, सिंपल सी बात है। लॉन्ग सेल है तो जब सेल बड़ा होता जाएगा तो वो कहाँ पर होगा, हायर प्लांट पे ही होगा। ये तो आपको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना।
अब फिर क्या क्या, दे कैन बी एज लॉन्ग एज 1 to 8 millimeter इन लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑफ्टन फाउंड इन ग्रुप्स और क्लब्स और पैचेस। ये जो होते हैं ना, ये ग्रुप के फॉर्म में भी रहते हैं, क्लम्स के भी फॉर्म में रह सकते हैं, और पैचेज के भी फॉर्म में रहते हैं। ये सब पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये आप सबको खुद दिया है ना, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हो जाते हैं यार कि जिसका कोई ट्रिक नहीं बन पाता। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दे आर ऑफ्टन डेड एट मैच्योरिटी एंड लैक अ न्यूक्लियस एट अ साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ना तो मैच्योरिटी होती है, ना ही न्यूक्लियस होता है, और ना ही साइटोप्लाज्म होता है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दे कंटेन थिक सेकेंडरी वॉल्स विथ अ फ्यूअर पिट्स देन स्क्लेराइड्स। ये जो होता है ना, ये थिक रहता है, मतलब समझो तो जो स्क्लेराइड्स देखा था ना, उससे भी ज्यादा नैरो होता है, यहाँ पर ज्यादा थिक होता है सेल, और यहाँ पर कुछ पिट्स भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो वाटर का ट्रांसपोर्ट कर सकता है थोड़ा थोड़ा। फाइबर्स हैव यूनिफॉर्मली थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। और ये जो होता है ना, इसके अंदर लिग्निफाइड सेल वॉल होता है, एंड फ्लेक्स फाइबर्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसके अंदर सेलुलोज होता है। तो स्क्लेरन कैमा यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की ओर। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने पहले ही कह दिया था कि ये क्या होता है, ये इट इज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ये वन मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है, क्योंकि आप सबको पता है टिश्यू बनता किससे है, सेल से मिलकर के बनता है ना। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर रहे हैं, मतलब क्या एक से अधिक, ध्यान, एक से अधिक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल मिले होंगे, तब जाकर के इस टाइप का टिश्यू फॉर्म होता है। अब इसके अंदर भी कौन कौन आता है, इसके अंदर आएगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के अंदर भी हमने देखा था ना, 4 टाइप थे, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। हमने क्या बोला था, ट्रैकिया और जो ट्रैकिड और वेसल्स जो होते हैं, ये वाटर का कंडक्शन प्रोवाइड करेंगे, है ना। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं ना, ये एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, वाटर कंडक्शन कराने में, ट्रैकिड को और वेसल्स को। दूसरा, हमने बोला था ना कि ये पैरेन्काइमा जहां भी आए, मतलब वो वहां समझना कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करेगा इसका मतलब है वो अपना मतलब कि वो फूड का स्टोरेज भी करेगा ही करेगा। तो वहां से तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा आपको। जिस तरह के जाइलम का फंक्शन है ना, उस तरह फ्लोएम का भी अंदर आता है। ये 4 फंक्शन है, जैसे कि साइड ट्यूब, कंपेनियन सेल भी होता है, फ्लोएम फाइबर होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी होता है। पर हम पहले जाइलम को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही फ्लोएम पे आएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, ये ट्रैकेड और वेसल जो हैं, ये एक ही काम करते हैं, वाटर का कंडक्शन करने का। और जब 2 आदमी एक काम करे ना, तो उस दोनों के बीच रेस तो लगेगी ही लगेगी, कंपटीशन तो होगा ही होगा। अब दोनों में से बेस्ट कौन है, ट्रैकेड या फिर वेसल, वो देखते हैं। देखो, ये ट्रैकेड है। ट्रैकेड की बात करें तो ट्रैकेड में जो होता है ना, इसमें जितने भी वैस्कुलर प्लांट है, वो सारे के सारे में ट्रैकेड प्रेजेंट होता है, ट्रैकेड के थ्रू ही वाटर का कंडक्शन होता है। लेकिन वेसल्स जो है सब में प्रेजेंट नहीं होता, वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। हमें पता है ना, प्लांट अलग अलग भी होते हैं, जिम्नोस्पर्म भी होता है, किसी में एंजियोस्पर्म भी होता है। जिम्नोस्पर्म जो है वो गैमेट नहीं, सॉरी, वो सीड को फॉर्मेशन करता है, एंजियोस्पर्म जो होता है फूड को फॉर्मेशन भी करते हैं। तो ये अलग अलग है ना, ये इसके बारे में हम आगे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। और अगर उसमें भी नहीं हुआ तो अपन जो है प्लांट किंगडम जो पढ़ेंगे ना, उसमें पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बस उसके लिए वेट करो। पर अभी जितना समझना है उतना उतना बस याद कर लो, है ना, कि ट्रैकेड जो होते हैं, इसके अंदर इन ऑल वेस्कुलर प्लांट्स सारे वेस्कुलर प्लांट प्रेजेंट होते हैं। और वेसल्स किसमें किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस एंजियोस्पर्म में होता है। अगर बात करें टाइप ऑफ सेल, तो टाइप ऑफ सेल देखा जाए तो ट्रैकेड में कैसा होता है, इनपरफोरेटेड होता है, और इसमें परफोरेटेड होता है। सेल वाल की बात करें तो इसमें थिन होता है और इसमें थिक होता है। कनेक्शन की बात करें तो इसमें लेटरल कनेक्शन देता है, और ये इंड टू इंड कनेक्शन रखता है वैसल, है ना। वैसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वैसल जो होते हैं वो इंड टू इंड कनेक्शन रखते हैं। ये याद रखना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन नीट में पूछा था। अब सोच सकते हो और नीट वाले कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं, है ना। अब बात करें क्रॉस सेक्शन की, तो क्रॉस सेक्शन की बात करो तो इसमें पॉलीगोनल होता है, इसमें सर्कुलर होता है।
वाटर कंडक्शन की बात करो तो इसमें जो होता है इनफिशियंट होता है और इसमें वेरी इफिशियंट होता है। मतलब कि क्या, हमें लेना देना अभी किससे है, वाटर कंडक्शन से, क्योंकि हमने पहले ही क्या है कि यार दोनों वाटर कंडक्शन करा रहे हैं, तो दोनों में से अच्छा कौन कराएगा, ये यहाँ पर चल गया ना कि दोनों में से अच्छा कराता है कौन, वैसल्स, है ना, कौन कराता है, वैसल्स कराता है, ट्रैकेड अच्छा नहीं कराता। एक पॉइंट यहाँ से पहले बोल दिया। अब कैसे अच्छा नहीं कराता वो देखो, क्योंकि यहाँ जो ल्यूमन देखा जाता है ना, तो ल्यूमन जो होता है वो ट्रैकेड में नैरो होता है और इसमें वाइड। और ल्यूमन जो होता है, अगर ल्यूमन नैरो होगा, ल्यूमन अगर ज्यादा होगा तो वाटर को पास होने नहीं देगा, सही से उसको अपोज करेगा। और यहाँ देख सकते हो कि इसमें नैरो ल्यूमन प्रेजेंट होता है, मतलब ये वाटर को पास होने सही से नहीं देगा, इसको प्रॉब्लम आता रहेगा। और इसमें देखो जो ल्यूमन है वो वाइड है, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा, जिसके कारण जो वाटर होगा वो अच्छे से वेसल्स जो है वो सर्कुलेट कर सकता है। सेल की लेंथ की बात करो तो ये हाँ इसका 1 mm होता है, इसका 10 सेंटीमीटर होता है, मतलब देख सकते हो ये लंबा भी है, मतलब ये ज्यादा दूर तक ये वाटर का कंडक्शन करा सकता है। तो एक तरह से ये भी रीजन है कि ये अच्छा वाटर कंडक्शन कराता है। दूसरी बात, ये सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो देखा जाए तो इसका हाई है, इसका लो है रेशियो, है ना। अब बात करें इंड वाल्स की बात करो तो इसमें क्या होता है, इसमें टपेयरिंग होता है और इसमें ट्रांसवर्स टू डायगोनल होता है। और सबसे मेन पॉइंट बात है कि पिट्स जो होते हैं ना इसमें लार्ज होता है। पिट्स का मतलब क्या होता है, पिट्स का मतलब है कि वाटर जो है वो पास अच्छे से होगा, है ना, वाटर जो है वो पास अच्छे से होगा। और यहाँ पिट्स छोटा है मतलब पास होने सही से नहीं देगा, समझो। तो पिट्स का मतलब है ना होल समझो, क्या समझो, एक होल। होल जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा अच्छे से वाटर कंडक्शन होगा, होल जितना कम होगा उतना कम वाटर का कंडक्शन होगा। तो ये भी ये देख एक समझौता है कि अच्छा पॉइंट रह गया वेसल्स के तरफ। तो हम बोलते हैं कि वेसल जो है वो अच्छा वाटर का कंडक्शन कराएगा और ट्रैकेट थोड़ा अच्छा कंडक्शन नहीं कराएगा। यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग है, एक पॉइंट और यहाँ पर है ना कि यहाँ होता है पोर्स, वेसल्स में जो होता है पोर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं, और ट्रैकेट में पोर्स एब्सेंट होते हैं, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेसल्स होते हैं वो पोरिफिकेशन भी करते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शायद मिस हो गया होगा उस पर, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, पर इसको याद कर लेना। तो हमने ये ट्रैकेड और वेसल तो कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं जाइलम फाइबर की ओर। जाइलम फाइबर को अपन वुड फाइबर भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, वुड फाइबर भी बोलते हैं। अब वुड फाइबर है तो सिंपल सी बात है, ये वुड वुड है तो कैसा हो, थिक तो होगा ही। लॉजिक लगाना थोड़ा सा कि वुड है तो मतलब ये थिक भी होगा, इसका वाल कैसा होगा, थिक होगा, है ना। तो इसका जो ये जो वाल होता है वो थिक होता है एंड ऑब्लिगेटरी ल्यूमन होते हैं। दूसरी बात मैंने बता दिया कि क्या करेगा, सपोर्ट क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको किसको, ट्रैकेड को भी और वेसल्स को भी। एंड दे में बी सेप्टेड एंड एसेप्टेड, ये सेप्टेड भी हो सकता है और एसेप्टेड भी हो सकता है। थोड़ा बहुत लॉजिक खुद से भी लगाना कि देखो जाइलम फाइबर है तो उसको हमने वुड फाइबर कहा, वुड फाइबर है मतलब क्या, वो स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, मतलब ये किसी ना किसी को तो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब किसको कर रहा है सपोर्ट प्रोवाइड, तो जाइलम को और फ्लोएम को, सॉरी जाइलम को ही कर रहा है। और जाइलम में भी हमने देखा ना 4 चीज आते हैं, तो 4 में से भी 2 ही को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, किसको किसको, इस ट्रैकेड को और वेसल्स को। क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके स्ट्रेंथ में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो थोड़ा बहुत लॉजिक खुद से लगाना ताकि जल्दी से आप याद कर सको। नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करो तो जाइलम पैरेन्काइमा में हमने पहले क्या था, पैरेन्काइमा अगर आ जाए तो समझ आप फूड का स्टोरेज होगा ही होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा। और फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, जो सेल लिविंग होगा। तो यहाँ पहला पॉइंट ही कहता है सेल्स आर लिविंग, बिल्कुल सही। सेल वाल कैसा होगा, थिन होगा, कैसे होगा, क्योंकि हमने देखा था कि पैरेन्काइमा जब हम पढ़ रहे थे वहां पर भी देखा था सेल कैसा था, सेल वाल थिन था, और वो भी कैसा क्या कर रहा था, फोटोसिंथेसिस कर रहा था। तो वहां से भी आप लॉजिक लगा सकते हो। फूड का स्टोरेज करेगा ही करेगा, फूड में भी कौन, स्टार्च, फैट्स एंड टेनिन्स। एक होता है रे पैरेन्काइमेटस सेल। रे पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करता है।
तो यहाँ जाइलम भी होता है फिनिश। अब स्टार्ट करेंगे अपन फ्लोएम। फ्लोएम की बात करो तो फ्लोएम में सबसे पहले क्या देखा था हमने, साइव ट्यूब। साइव ट्यूब में क्या होता है, कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, साइव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, साइव ट्यूब एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स। जो साइव ट्यूब के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कोई कंपेनियन सेल के साथ क्या रखते हैं, एसोसिएशन रखते हैं, है ना, बाइंड करते हैं बोलते हैं, तो वो एसोसिएट करते हैं, एसोसिएशन रखते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट कह रहा है एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन साइव मैनर टू फॉर्म द साइव प्लेट्स। और इसके जो ये जो साइव ट्यूब है ना, इसके जो इंड के जो वॉल होते हैं ना, वो एक साइव मैनर में अरेंज होते हैं। कैसे मैनर में, एक साइव मैनर में अरेंज होते हैं, एक है ना, एक साइव मैनर में अरेंज होते हैं फ्रॉम द साइव प्लेट्स। तीसरा पॉइंट यही बता रहा है कि जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म जो होता है प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन 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 न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है ना। अब लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है, फंक्शंस कंट्रोल बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। तो जो फंक्शन होते हैं वो कंट्रोल कौन करता है, कंपेनियन सेल का जो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो फंक्शन को कंट्रोल करता है। क्योंकि हमने सबसे पहले ही देखा था कि साइव ट्यूब जो होता है वो एसोसिएशन किसके साथ रखता है, कंपेनियन सेल के साथ रखता है। क्यों रखता है, पता चल गया ना, क्योंकि इसके पास अपना न्यूक्लियस है नहीं, तो इसको न्यूक्लियस तो चाहिए ना किसी से। तो ये न्यूक्लियस चाहिए, क्यों चाहिए, क्या कि उसका कोई फंक्शन संभाल सके। तो उसका फंक्शन को संभालने के लिए ही ये साइव ट्यूब जो है वो कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएशन रखता है, ताकि वो उसके न्यूक्लियस के थ्रू फंक्शन को कंट्रोल कर सके। क्लियर है यहाँ तक, लॉजिक समझते चलो, है ना। अब है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल में हमने देख तो लिया यार कि साइव ट्यूब जो एलिमेंट होते हैं वो कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएशन रखते हैं। किसके थ्रू रखते हैं, तो पिट्स के थ्रू रखते हैं। किसके थ्रू रखते हैं, पिट्स के थ्रू रखते हैं, और उसका एक कॉमन वॉल होता है, राइट। दूसरा पॉइंट कहता है मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन साइव ट्यूब, और वो साइव ट्यूब का प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। क्यों करता है, क्योंकि हमें सबको पता है यार, बार बार बोल रहा हूँ कि जो साइव ट्यूब है वो कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएशन रख रहा है, और कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ये सारा फंक्शन संभाल रहा है। तो सारा फंक्शन अगर वही संभाल रहा है तो प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन भी तो वही करेगा ना, राइट। थर्ड है फ्लोएम फाइबर। अब फ्लोएम फाइबर को ही अपन कहते हैं बास्ट फाइबर। क्या कहते हैं, बास्ट फाइबर, जो बनता है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से या फिर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से। अब आप सबको पता है स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, डेड टिश्यू होता है। तो इसका और वो सपोर्ट क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट तो भी प्रोवाइड करता ही है, हमने पहले ही देखा था, राइट। यहाँ पर वो पॉइंट भी लिखा हुआ है, देख सकते हो। फिर यहाँ कह रहा है कि इलोंगेटेड एंड अनब्रांच्ड हैव निडल लाइक स्पेसिस, एपिसिस सॉरी, है ना। तो और इसमें सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ पॉइंट है फ्लोएम फाइबर के बारे में, जिसको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं। फिर है फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमा फिर से आ गया, मतलब समझ जाना कि फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब फूड का स्टोरेज भी करेगा। इसमें क्या होता है, पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेमाटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन सेल। ये दो सेल के बीच है ना, दो सेल्स के बीच पिट्स के थ्रू प्लाज्मोडेमाटल कनेक्शन रखता है। सबको पता है दो सेल है ना, तो सेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब इस ये सेल का प्लाज्मा और ये सेल का प्लाज्मा, इस दोनों के बीच अगर इसको कनेक्शन रखना है, किसके थ्रू रख रहा है, इस पिट्स के थ्रू रखता है, राइट। और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है तो ये स्टोर तो करेगा ही फूड मटेरियल्स को, और अदर कुछ सब्सटेंस को भी ये स्टोर करके रखता है, जैसे कि ग्रेनिन्स हो गया, लैटेक्स हो गया, और म्यूकिलेज हो गया। तो यहाँ पर फ्लोएम भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, ये नोट आप कर लेना। इन जिम्नोस्पर्म जाइलम फाइबर वेसल्स कंपेनियन सेल एंड साइव ट्यूब एब्सेंट होता है। जो जिम्नोस्पर्म होता है ना, जिम्नोस्पर्म में ना तो जाइलम फाइबर होता है, ना ही वेसल्स होते हैं, ना ही कंपेनियन सेल होता है, ना ही साइव ट्यूब होता है। दूसरी बात, मोनोकोट्स की बात करो तो मोनोकोट्स में जो फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा
वैस्कुलर कैम्बियन और सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो एब्सेंट होता है। देखो, और जो भी कुछ आए सब कुछ प्रेजेंट होता है, इसके अलावा जो भी आए ना वो सब प्रेजेंट होता है। इसीलिए बस ये याद रखना कि मोनोकोट में फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, वैस्कुलर कैम्बियन एब्सेंट होता है और सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। अब बोलोगे सर इसका याद रखने का कोई ट्रिक नहीं है, हम बोलेंगे बिल्कुल ट्रिक है, उसके लिए भी ट्रिक है, टेंशन मत लो। हमने जब पढ़ रहा था सिंपल टिश्यू, उसके बाद ही हमने पढ़ा एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, राइट। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें हमने देखा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के अंदर चार चार चीज देखे थे ना, ट्रैकेड, वेसल्स, फाइबर और पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा ये सब है ना। तो उसमें से याद रखना जो वेसल है और फाइबर, जाइलम वेसल्स और फाइबर दोनों आता है। देखो फाइबर का काम क्या है ना, फाइबर का काम क्या था, सपोर्ट प्रोवाइड करना। जब सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो वेसल का कोई काम नहीं रहेगा। तो जाइलम फाइबर आएगा तो वेसल को लेकर के ही आएगा, मतलब अगर जाइलम फाइबर नहीं तो वेसल भी नहीं। दूसरा याद रखना है, हमने फ्लूएम जब पढ़ा उसमें भी देखा कि साइड ट्यूब का सारा काम कौन कर रहा था, ये कंपेनियन सेल कर रहा था। अब अगर कंपेनियन सेल ही एब्सेंट रहेगा जिम्नोस्पर्म में, तो जिम्नोस्पर्म में अगर कंपेनियन सेल एब्सेंट है तो साइड ट्यूब रहेगा ही क्यों, क्योंकि उसको दोस्ती चाहिए, क्योंकि उसका न्यूक्लियस है ही नहीं, है ना, तो वो भी नहीं रहेगा। अब मोनोकोट में आ जाओ। मोनोकोट में याद रखना है कि जो फ्लोएम है, जो फ्लोएम फाइबर है और फ्लोएम पैरेन्काइमा दोनों आ रहा है, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा दोनों आ रहा है। तो ये तो याद रह ही जाएगा। वैस्कुलर कैम्बियन और सेकेंडरी ग्रोथ, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, पर अगर आपने लेक्चर स्टार्टिंग से देखा होगा ना, सच्ची बताओ तो आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने सबसे स्टार्टिंग में ही बोला है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है किसके कारण होता है, वी कैम्बियन एंड सी कैम्बियन। याद करो, वी कैम्बियन एंड सी कैम्बियन। तो अगर सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होगा तो वी कैम्बियन तो होगा ही नहीं, इसी को वी कैम्बियन को ही कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियन। तो ये ट्रिक जो होता है उसको याद रखा करो ताकि कहीं कहीं काम आता है ना। अब स्टार्ट करते हैं टिश्यू सिस्टम। तीन तरह के टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड वन इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले बात करें अगर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की, इसके अंदर भी सेल प्रेजेंट होता है, उसका नाम है एपिडर्मल सेल, जो कि बहुत ही थिन लेयर का होता है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्टोमाटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करें एपिडर्मल सेल की, जिसको अपन एपिडर्मिस भी बोलते हैं, और ये रहा कुछ इसका स्ट्रक्चर, है ना। पहला पॉइंट क्या कहता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, ये जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी प्लांट बॉडी का। दूसरा पॉइंट कहता है ये यूजुअली सिंगल लेयर होता है, देख सकते हो ये इसका डायग्राम, लेकिन ये सिंगल लेयर है। तीसरा कह रहा है ये पैरेन्काइमेटस सेल से बना है। पैरेन्काइमेटस सेल से बना है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस करता होगा और फूड को स्टोर करता होगा, राइट। अब आगे क्या कहता है, स्मॉल साइटोप्लाज्म भी होता है। फिर कहता है लार्ज वैक्यूल होता है, देख सकते हो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना ये स्पेस, इसी में है, इसी में प्रेजेंट होता है वैक्यूल, देख सकते हो कितना बड़ा है, तो लार्ज वैक्यूल भी है। लास्ट पॉइंट कहता है वैक्सी थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल्स प्रिवेंट वाटर लॉस, जो इसके अंदर क्यूटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो वाटर लॉस होने से उसको बचाता है। हमने बोला है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये स्टोमाटा प्रेजेंट है, और स्टोमाटा का काम क्या है, स्टोमाटा का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, मतलब गैसेस एक्सचेंज करना। गैसेस एक्सचेंज कैसे करता है, तो जब डे टाइम में क्या होता है ना, डे टाइम में स्टोमाटा ओपन होता है, और ओपन जब होगा तो हमें क्या देगा, हमें ये ऑक्सीजन देगा, और अब खुद क्या करेगा, CO2 को इनहेल कर लेता है, राइट। और डे टाइम में स्टोमाटा ओपन रहता है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। ये देख सकते हो, ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं इनर लेयर, और ये बहुत थिक होता है। ये जो लेयर है इसको कहते हैं आउटर लेयर, ये बहुत ही थिन होता है। इसके इस पोजीशन में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और इसी के अंदर पिगमेंट जो होता है वो कैरी करके रखता है, कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल, है ना। ये रहा इसको कहते हैं अपन गार्ड सेल, जो इसको क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखता है। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है पोर, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर,
और यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये कुछ स्ट्रक्चर है स्टोमाटा का। और सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा एपिडर्मल सेल। क्लियर है? अब बात करें एपिडर्मल अपेंडेजेस की। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस का जो रोल है ना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में तो है, पर अलग अलग है। कैसे, वो देखो। अगर एपिडर्मल अपेंडेजेस यूनिसेलुलर में होगा तो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? रूट हेयर में। और रूट हेयर का काम क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। अगर एपिडर्मल अपेंडेजेस मल्टीसेलुलर में देखेंगे तो कहाँ प्रेजेंट होगा? स्टेम के ट्राइकोम्स में प्रेजेंट होगा, और उसका काम है वाटर लॉस होने से बचाना। और अदरवाइज ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे पूरा लिंकेज है। क्लियर है? तो इससे नीट में भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो ये VVI मान लो इसको, है ना। और यहाँ जो मैं बोलूंगा उसको आपको ध्यान से समझते जाना है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक है रेडियल, दूसरा कंजॉइंट। रेडियल का कहना है कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट तो होंगे, पर किसी का भी कंसंट्रेशन फिक्स नहीं होगा। हो सकता है कि जाइलम कंसंट्रेशन ज्यादा हो, कभी हो सकता है फ्लोएम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। इसमें कुछ फिक्स नहीं होता। लेकिन कंजॉइंट में ऐसा नहीं है। कंजॉइंट में कहता है कि एक जाइलम होगा तो एक फ्लोएम होगा, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन फिक्स होगा। फिर भी ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन टाइप, दूसरा होता है क्लोज टाइप। अब ओपन टाइप कब बोलेंगे, क्लोज टाइप कब बोलेंगे, वो देखो। ये रहा कुछ स्ट्रक्चर इसका, है ना। एक से देख सकते हैं यहाँ एक फ्लोएम प्रेजेंट है ऊपर की तरफ और एक जाइलम प्रेजेंट है नीचे की तरफ। इस दोनों के बीच अगर कैम्बियन की रिंग प्रेजेंट हो, इस फ्लोएम और जाइलम के बीच अगर कैम्बियन की रिंग प्रेजेंट हो, तो हम कहेंगे वो कंजॉइंट भी है और ओपन टाइप भी है। वो वैस्कुलर टिश्यू कैसा रहेगा? कंजॉइंट रहेगा और ओपन टाइप रहेगा। और ओपन टाइप डाइकोटिलेडन्स में रहता है, या मोनोकोट लिख दिया है, मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ डाइकोटिलेडन लिखना है ना। ओपन टाइप किस में होता है? डाइकोट्स में होता है। क्लियर है? अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच कोई भी वैस्कुलर कैम्बियन की रिंग प्रेजेंट नहीं हो, तो हम बोलेंगे उसे वो क्लोज्ड टाइप का है। और क्लोज टाइप किसमें देखने को मिलता है? मोनोकोट में देखने को मिलता है। अब मैं ऐसा क्यों कहा हूं ना, वो आगे जस्ट पढ़ेंगे ना जब, अभी तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस अभी आप इतना याद रखो कि कौन ओपन टाइप कहलाएगा और कौन डाइकोट, सॉरी कौन क्लोज टाइप कहलाएगा, है ना। तो याद रखना है कि ओपन टाइप जो होता है वो डाइकोट होगा, और जो क्लोज टाइप होगा वो मोनोकोट होगा। अब मोनोकोट रूट भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकता है ना, या फिर सीड भी हो सकता है। देखो डाइकोट और मोनोकोट आपको तो पता होगा ही, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। डाइकोट कहते हैं जिसके अंदर दो कोटिलेडन प्रेजेंट हो, जिसके सीड में दो कोटिलेडन प्रेजेंट हो, जैसे कि हो गया बीज, पीज, है ना। इसके अंदर दो ग्राम, ये सब में क्या है, दो कोटिलेडन प्रेजेंट है, राइट। अब आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का कहना है कि इसके अंदर सारे टिश्यू सिस्टम आ जाते हैं, एक्सेप्शनल कौन है? एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल्स। यही मतलब कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ये जो है हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इस दोनों को छोड़ करके बाकी जो भी बच गया है ना, वो सारा का सारा टिश्यू सिस्टम इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर ही आ जाता है। और इसके अंदर पैरेन्काइमा भी होता है, कॉलेनकाइमा भी होता है और स्क्लेरेन्काइमा भी प्रेजेंट होता है। मतलब है कि क्या, पैरेन्काइमा क्या करता है? ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। कॉलेनकाइमा भी क्या रहता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और स्क्लेरेन्काइमा मतलब कि वो डेड हो गया तो भी उसको सपोर्ट प्रोवाइड करके रख रहा है। मतलब समझो तो सारे प्लांट आ जाते हैं इसके अंदर, है कि नहीं। अब बात थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इन लीफ मेसोफिल आर प्रेजेंट। जो लीव्स होते हैं उसके अंदर मेसोफिल भी प्रेजेंट होते हैं, और कैसा होते हैं? थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टीम, रूट और लीव्स। एक बार पढ़ेंगे मोनोकॉट के थ्रू और एक बार पढ़ेंगे डाइकोट्स के थ्रू। इससे पहले मैं फिर से बता दूं कि आपको ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम याद होना चाहिए, है ना, कंफ्यूज मत होना। तो स्टार्ट करते हैं डाइकोट सिस्टम। यहाँ धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, है ना। डाइकोट सिस्टम याद कर स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? एपिडर्मिस।
हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा है, ये कैसा होता है, आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है, सिंगल लेयर होता है, स्टोमाटा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल्स भी प्रेजेंट होता है, ट्राइकोम्स भी होता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगर हम बात करें कि डाइकोट स्ट्रीम में कॉर्टेक्स की, तो इसके अंदर 3 लेयर होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर लेयर को कहते हैं हाइपोडर्मिस, मिडिल लेयर को कहते हैं जी कॉर्टेक्स, इनर लेयर को कहते हैं एंडोडर्मिस। देखो, हाइपो से याद रखना आप आउटर, और इंडो का मतलब इनर, राइट। जो जी कॉर्टेक्स होता है ना, वो बना होता है पैरेन्काइमा के सेल से। किससे बना होता है, पैरेन्काइमा के सेल से बना होता है। जो हाइपोडर्मिस होता है वो कोलेनकाइमा के सेल से बना होता है। जो इंडोडर्मिस होता है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्टार्च प्रेजेंट होता है, और स्टार्च की सीट भी प्रेजेंट होती है। बात करें पेरिसाइकिल की, पेरिसाइकिल जो है इसके अंदर क्या कहता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। पेरिसाइकिल के अंदर क्या आता है, ये जो इसके अंदर कुछ पैचेज होते हैं ना, कैसा पैच होता है, सेमी ल्यूनर पैचेज होते हैं, जो किसका बना होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर के बने होते हैं। अब आता है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल कहते हैं अपन जाइलम को और फ्लोएम को, जाइलम और फ्लोएम को ही कहते हैं वैस्कुलर बंडल। तो कंफ्यूज मत होना, हमने वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ा है ना। डाइकोट स्ट्रीम में क्या कह रहा है वैस्कुलर बंडल में, कि ये कैसे हैं, कंजॉइंट है। याद करो, अभी हमने पढ़ा कि वैस्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम दो होते हैं, रेडियल और कंजॉइंट, राइट। तो डाइकोट स्ट्रीम में कैसे हैं, कंजॉइंट है। अब कंजॉइंट में भी क्या होंगे, कंजॉइंट में भी दो टाइप होते हैं, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। ये कह रहा है कि ये ओपन टाइप है। अब याद तो करो, हमने पहले ही बोला था यहाँ कि अगर ओपन टाइप है तो वो कैसा होगा, डाइकोटिलेडन होगा, और उसमें कैम्पेन की रिंग प्रेजेंट होगी, राइट। लास्ट क्या कह रहा है कि इसमें एंडार्च कोड भी प्रेजेंट होगा, इसलिए मैंने वहां बताया था। अब समझ में आ गया कि हमने ये डाइकोटिलेडन मोनोकोटिलेडन क्यों कहा, यहाँ कैम्बियन रिंग क्यों पढ़ा, क्यों बोला क्लोज टाइप और ओपन टाइप। तो आपको यहीं से हो जाएगा, अगर आपको कहीं कोई बोले कि कंजोइंट है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ओपन टाइप होगा या क्लोज टाइप होगा, राइट। तो डाइकोट स्टीम जो होता है वो कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। अब हमें पढ़ना है मेड्यूलरी रे। मेड्यूलरी रे एक रे है जो प्रेजेंट कहाँ होता है, जहाँ वो दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और कौन से सेल के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो पैरेन्काइमेटस सेल में पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है, मेडुलरी रे इज द रेडियली अरेंज्ड इन द पैरेन्काइमेटस सेल इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स। हम कौन से सेल के अंदर हैं, पैरेन्काइमेटस सेल के अंदर हैं। पैरेन्काइमेटस सेल ही तो फूड को क्या कर रहा है, स्टोर करके रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि हम कौन से सेल में पढ़ रहे थे, है ना। तो पैरेन्काइमेटस सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये याद रखना। तो पैरेन्काइमेटा सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं वैस्कुलर बंडल के रूप में, इस तरह से देख सकते हो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। इस दोनों जो है, ये जो वैस्कुलर बंडल है और ये वैस्कुलर बंडल है, इस दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक रे प्रेजेंट है। उसी रे को हम कहे हैं मेड्यूलरी रे। कितना इजी है ना डायग्राम के थ्रू समझना, है ना। और ये इसके सेंटर पे है ना, इसके सेंटर पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पर इसके जो सेंटर है यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा पित्त। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, पित्त प्रेजेंट होता है। वही लिखा है मैंने, पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट इन सेंटर, राइट। अब बात करते हैं मोनोकोट स्टीम। तो मोनोकोट स्टीम प्रेजेंट होता है हाइपोडर्मिस, जो बना हुआ रहता है स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर के। इसमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उसके वो सराउंडेड होते हैं एक सीट से, उसका नाम है बंडल सीट। वेस्कुलर बंडल है, जैसे बोले आपको याद होना चाहिए, वो दो टाइप्स के होते हैं, या तो वो कंजॉइंट होगा या तो रेडियल होगा, राइट। अब यहाँ लिखा हुआ है कंजॉइंट है, और हमें पता है कि मोनोकोटस टीम है। तो मोनोकोटस टीम में क्या होता है कि वो जो कैम्बियन रिंग है, ये जो रिंग है हमने देखा है यहाँ पर, ये जो कैम्बियन की रिंग होती है वो क्या होती है मोनोकोट में, एब्सेंट होगी, है ना। यहाँ तो मैंने ये डाइकोट या मिस्टेक से लिख दिया, यहाँ मोनोकोट ही होगा, है ना। इसमें क्या होता है, कैम्बियन की रिंग एब्सेंट होती है, और हमने बोला है कि कैम्बियन की रिंग एब्सेंट होगी तो वो कैसा टाइप हो जाएगा, क्लोज टाइप हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा, राइट। यहाँ लिखा हुआ है ना क्लोज टाइप।
और यहाँ लिखा हुआ है कि इसके अंदर वाटर कंटेनिंग कैपिटीज भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हमारा मोनोकोट स्टीम और डाइकोट स्टीम कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं डाइकोट रूट को। डाइकोट रूट में पहला पॉइंट है एपिडर्मिस, और हमें पता है एपिडर्मिस कैसा होता है, सिंगल लेयर होता है। अब बताओ इसमें क्यूटिकल्स प्रेजेंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है क्यूटिकल सिर्फ लीफ में प्रेजेंट होती है, और हमें रूट में कभी देखे हो क्या रूट में लीफ होना? कभी नहीं हो सकता, तो क्यूटिकल्स भी नहीं हो सकते। अस्टोमाटा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अस्टोमाटा भी कहाँ प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, लेकिन कहाँ पर? लीफ में। अब लीफ ही नहीं है तो अस्टोमाटा का होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन रूट क्या रूट हेयर है क्या? बिल्कुल है, रूट में रूट हेयर तो होंगे ही। अब फिर है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की बात करो तो ये इसमें जो कॉर्टेक्स होता है ये बना होता है पैरेन्काइमेटा सेल्स से मिलकर के। और हमें याद करो वहां पर जो हम डाइकोट स्टीम में पढ़े थे, ये जो डाइकोट स्टीम, यहाँ पर कॉर्टेक्स 3 लेयर बना रहा था, आउटर, मिडिल और इनर, है ना? हाइपोडर्मिस, कॉर्जी कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देख लो ये कॉर्टेक्स जो होता है ये पैरेन्काइमेटा सेल से मिलकर के बने होते हैं, और इसमें हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है इसमें। और हाइपोडर्मिस हमने देखा था कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मोनोकोट स्टीम में। तो ये चीज आपको याद रखते जाना है ना। अब बात करते हैं इंडोडर्मिस की। इंडोडर्मिस क्या कह रहा है इसमें कि बैरल शेप सेल विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ये इंडोडर्मिस जो होता है ना, ये कि बैरल शेप का सेल होता है जिसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या होता है? दो डिफरेंट डिफरेंट सेल के बीच स्पेस होना, तो कोई भी स्पेस इसमें नहीं होता है ना। अब हम बात फिर क्या लेकर आए, इनसाइड कैप्स्ट्रियन इनसाइड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट एंड मेड अप ऑफ सुबेरिन प्रोटीन। और इसके अंदर क्या होता है ना, ये देखो यहाँ पर ये जो देख सकते हो ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पर ये रूट है, रूट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। अंदर में पहले आता है एपिडर्मिस, फिर के बाद कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर आता है पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के बाद ये हमारा जाइलम अटैच होता है, इसके थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है। ये हमने पहले ही पढ़ चुका है, कब? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। क्लियर है? जो नहीं पढ़ा होगा वो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी कुछ कुछ क्लियर हो ही जाएगा, है ना। तो ये फ्लो को तो समझ गए होगा, पहले एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस और फिर पेरिसाइकल। ध्यान से देखो जो एंडोडर्मिस है ना, उसके ऊपर क्या है? एक स्ट्रिप्स लगा हुआ है। उस स्ट्रिप को कहा गया है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होते हैं ना, वाटर फ्लोज को रोकने का काम करते हैं। जो बने हुए किसके होते हैं? तो सुबेरिन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं? सुबेरिन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, राइट। बस इस यहाँ पर इतना ही समझना था। फिर है पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल जो होता है वो कैसा होता है? थिक वॉल्ड होता है ना। और ये बना हुआ किसका होता है? पैरेन्काइमेटा सेल से मिलकर के बना होता है। आपको याद रखना है कौन पैरेन्काइमा से मिला है, कौन स्क्लेरेन्काइमा से मिला है, और कौन कॉलेन्काइमा से। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी तो आप याद कर लोगे, बाद में हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना, है ना। फिर है वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल इसमें कैसा होता है? रेडियल होता है और एक्सार्च होता है। क्लियर है? फिर है कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू क्या कहता है? अब पैरेन्काइमा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अगर कोई किसी जाइलम और फ्लोएम के बीच, है ना, जाइलम और फ्लोएम के बीच जो होता है, लिंकेज का काम करता है ये कंजक्टिव टिश्यू। क्लियर है? पित्त की बात करो, इसमें जो पित्त होता है डाइकोट रूट में, वो स्मॉल होता है, या तो यूं कहो कि उसमें एब्सेंट होता है। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं मोनोकॉट रूट की। तो मोनोकॉट रूट जो होता है जस्ट सिमिलर रहता है डाइकोट रूट के थ्रू, सारा फंक्शन वैसा ही चलता है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है वो बताते हैं कि लेस देन 6 जाइलम बंडल्स आर एब्सेंट इन डाइकोट्स। 6 से कम जाइलम जो होता है, जाइलम बंडल्स जो होते हैं वो डाइकोट्स में एब्सेंट होते हैं। एंड मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट इन डाइकोट रूट। और हाँ, डाइकोट रूट में कि हमने जो पढ़ा था डाइकोट रूट, इस ये जो डाइकोट रूट है इसमें जो है 6 से ज्यादा जाइलम बंडल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे नीट ने क्वेश्चन पूछा है पिछले साल ही, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने डायरेक्टली पूछा था मोर देन 6 जाइलम बंडल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, मोनोकोट स्टीम, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टीम या फिर डाइकोट रूट। ये सेम एग्जांपल था जो मैंने आपको दिया है। तो कंफ्यूज उसमें मत होना, उस टाइम गलती मत कर देना, ये है ना। और इसमें पित्त जो होता है ये लार्ज होता है एंड वेल डेवलप होता है, किसमें, मोनोकोट रूट में। तो मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट भी कंप्लीट। अब बचा क्या हमारा, लीफ। और लीफ को हम कॉलम के थ्रू ही कंप्लीट कर लेंगे, एक ही बार में दोनों क्लियर हो जाएगा। एक तरफ लिखा है मैंने डाइकोट लीफ, एक तरफ है मोनोकोट लीफ। डाइकोट लीफ को हम कहते हैं डोर्सी वेंट्रल एंड मोनोकोट लीफ को कहते हैं आइसोबाइलेटरल। आइसो का मतलब क्या है, सेम। बाइलेटरल मतलब दो तरफ, दोनों तरफ सेम रहेगा। क्लियर है, इसका नाम से ही समझ आ रहा है। डोर्सी वेंट्रल मतलब, डोर्सी का मतलब डिफरेंट, वेंट्रल मतलब अलग, दोनों तरफ क्या होगा, अलग होगा, है ना। पहला क्या पॉइंट कह रहा है, दो डाइकोट लीफ में, डाइकोट लीफ में पहला पॉइंट कहता है क्यूटिकल्स इज मोर थिकर ऑन अपर साइड। जो क्यूटिकल्स होते हैं वो अपर की तरफ ज्यादा थिक होते हैं, लेकिन इसमें कहता है कि दोनों तरफ थिकनेस बराबर होगा। इसमें कहता है अस्टोमाटा जो है वो लोअर सरफेस में ज्यादा प्रेजेंट होता है, और ये कहेगा कि दोनों तरफ इक्वल होता है। ये कहता है कि इसमें मेसोफिल्स जो सेल जो होते हैं वो दो लेयर बनाते हैं, दो लेयर प्रेजेंट होता है, एक अपर और एक लोअर। अपर को कहते हैं पैलासिडा और लोअर में होता है स्पॉन्जी। लेकिन यहाँ पर मेसोफिल जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इसमें ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, है ना। लीफ की बात करते हैं। लीफ में कुछ पॉइंट आए हैं, जैसे कि है वेस्कुलर बंडल ऑफ लीफ। अब वेस्कुलर बंडल की बात कर लो। वेस्कुलर बंडल हम तभी से कहते हैं, इसमें वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, तो कंजॉइंट होता है और क्लोज होता है दोनों में, मोनोकोट में भी और डाइकोट में भी। जो लीफ होते हैं वो कंजॉइंट होते हैं, और कंजॉइंट में भी कैसे, क्लोज्ड होते हैं। और ये इसमें ये इसके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो एक बंडल सीट से कवर्ड होते हैं। ये चीज लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्क स्कोरिंग भी है। अगर आपने अभी तक ध्यान से देखा है लेक्चर तो यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सेकेंडरी ग्रोथ से क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ से प्लांट जो होते हैं वाइडर बनते हैं और थीकर बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ हमें पढ़ना है किसके बारे में, स्टीम के बारे में। क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले डाइकोट स्टीम भी पढ़ा था। तो स्टीम से स्टार्ट करते हैं, है ना। और यहाँ से लिंकिंग है सारा। देखो कैसे लिंकिंग करेंगे वो देखो। जो ग्रोथ होता है ना स्टीम में, वो दो टाइप के होते हैं। एक है इंट्रास्टिलर, एक होता है एक्स्ट्रास्टिलर। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर, स्टीलर का मतलब होता है स्टीम। मतलब स्टीम का अंदर अगर ग्रोथ होगा तो कौन कराएगा, इंट्रा स्टीलर। स्टीम के बाहर ग्रोथ होगा तो कौन कराएगा, एक्स्ट्रा स्टीलर। और इंट्रा स्टीलर में क्या प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर कैम्बियन। और एक्स्ट्रा स्टीलर में प्रेजेंट होता है कॉर्क कैम्बियन। अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको, जो हम स्टार्टिंग में कवर किए थे कि वेस्कुलर कैम्बियन, कॉर्क कैम्बियन, सेकेंडरी ग्रोथ। अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर नहीं हुआ तो आप ये लेक्चर फिर से देखना, वहां पर मैंने बताया है ये चीज, है ना। आगे आते हैं, आगे डायग्राम, ये डायग्राम देखने से पहले इस डायग्राम के आ जाओ। ये देख सकते हो, ये छोटा सा मैंने डायग्राम यहाँ बनाया है। ये देख सकते हो यहाँ पर, ये जो अंदर की तरफ यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है तो कौन करवाएगा, इंट्रास्टीलर। इस जगह पे ग्रोथ होगा तो कौन करवाएगा, एक्स्ट्रा स्टीलर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना। अब आ जाओ इस डायग्राम की ओर। ये डायग्राम देखो, बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, कॉर्क कैम्बियन। अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर कैम्बियन। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। इस वेस्कुलर कैम्बियन में ही वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। अब याद करो हमने एक डायग्राम देखा था यहाँ पर, ये देखो, ये हमने फ्लोएम और ये देखो जाइलम। फ्लोएम किधर है, बाहर की तरफ है, जाइलम किधर है, अंदर की तरफ। मैंने बताया था दोनों के बीच कैम्बियन की रिंग भी थी। और ये कैम्बियन की रिंग किस तरह से अरेंज होती है, आप इस फिगर से देखो, है ना। ये देखो कैम्बियन की रिंग किस तरह से अरेंज है, देख सकते हो यहाँ पर ये कैम्बियन की रिंग इधर से आई,
मेडुलरी रे से अटैच हुई, फिर से इससे अटैच हुई, फिर से मेडुलरी रे से अटैच है, फिर से इससे अटैच है। तो इस तरह से जो कॉर्क कैम्बियन की जो लाइन है ना वो कुछ इस तरह से बॉन्डेड रहती है। क्लियर है? और आप बोलोगे सर यहाँ तो फ्लोएम भी है, जाइलम भी है, बीच में कैम्बियन रिंग भी है, तो ये यहाँ से भी क्लियर हो जा रहा है हमें कि हम डाइकोट रूट या फिर डाइकोट स्टीम की बात कर रहे हैं, राइट? कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर ये जो फ्लोएम है, ये जाइलम है ना, इस कंडीशन में अभी ये प्राइमरी में है, प्राइमरी कंडीशन में। अभी तक जब कुछ भी नहीं हुआ तो हम बोलेंगे ये प्राइमरी कंडीशन में है। लेकिन ये कॉर्क कैम्बियन जो होता है ना, ये सोच चाहता है कि हम प्राइमरी में ना रहे, हम सेकेंडरी को फॉर्म करें, मतलब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को फॉर्म करें। तो ये क्या करता है, ये धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगता है। एक्सपैंड होता है मतलब ये फ्लोएम को बाहर की तरफ धकेलेगा और जाइलम को अंदर की तरफ धकेलेगा। तो बाहर की तरफ हमारा बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ बनेगा हमारा सेकेंडरी जाइलम। तो हम बोलते हैं जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना वो कहाँ बनेगा, कॉर्क कैम्बियन के अंदर बनेगा, सॉरी कॉर्क कैम्बियन के बाहर, सॉरी क्या बोल रहे हैं यार। तो हम बोलते हैं जो सेकेंडरी जाइलम है ना वो वैस्कुलर कैम्बियन के अंदर बनेगा और जो फ्लोएम है ना वो जो कॉर्क कैम्बियन है उसके बाहर बनेगा, राइट है? कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलो अब यहाँ पॉइंट क्या लिखा है वो देखो। पहला पॉइंट कह रहा है वैस्कुलर कैम्बियन इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड। जो वैस्कुलर कैम्बियन होते हैं वो अंदर की तरफ ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, राइट? तो अगर वैस्कुलर कैम्बियन अंदर की तरफ ज्यादा स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी जाइलम जो फॉर्म हुआ होगा, ये सेकेंडरी जाइलम जो होगा वो अंदर की तरफ ही तो बना होगा, वो भी तो ज्यादा स्ट्रांग होगा इस फ्लोएम से, वो भी तो ज्यादा स्ट्रांग होगा ना इस फ्लोएम से, राइट? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट कहता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम क्रस्ट ड्यू टू सेकेंडरी जाइलम। सिंपल सी बात है, ये फ्लोएम जो है बाहर की तरफ था ही, इसको भी धकेल रहा है बाहर की तरफ, सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है बाहर की तरफ। कौन धकेल रहा है? कैम्बियन रिंग। क्यों धकेल रहा है? क्योंकि इसको सेकेंडरी फ्लोएम बनाना है। तो सेकेंडरी फ्लोएम को बनाने के लिए क्या कर रहा है, ये बाहर धकेल दे रहा है। तो एक तरह से वो समझो तो खत्म हुई तो हो जा रहा है, और खत्म इसको कर कौन रहा है? तो सेकेंडरी जाइलम ही तो खत्म कर रहा है इसे, राइट? ना ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने का सोचता, ना ही सेकेंडरी फ्लोएम इस वैस्कुलर बंडल से वैस्कुलर कैम्बियन से बाहर जाता, राइट? लास्ट पॉइंट क्या कहता है, कैम्बियन फॉर्म सेकेंडरी मेड्यूलरी रे। और ये जो ये जो वैस्कुलर कैम्बियन होता है ना वो अंदर की तरफ ही दूसरा मेड्यूलर सेकेंडरी मेड्यूलरी रे को फॉर्म कर देता है। तो यहाँ सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है ना, मतलब कि कौन पावरफुल है। जैसे कि देख सकते हो सेकेंडरी जाइलम इसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो अंदर की तरफ बन रहा था। और दूसरी बात वो बदमाश भी है क्योंकि वो प्राइमरी और फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों को मार दे रहा है एक तरह से, राइट? अब आते हैं वैस्कुलर कैम्बियन में। वैस्कुलर कैम्बियन जो होता है इसके दो टाइप होता है, एक स्प्रिंग एक ऑटम। स्प्रिंग और ऑटम। तो जो स्प्रिंग होता है ना ये वैस्कुलर कैम्बियन स्प्रिंग के टाइम में ज्यादा एक्टिव होते हैं और वैस्कुलर कैम्बियन ऑटम के टाइम में लेस एक्टिव होते हैं। वैस्कुलर कैम्बियन स्प्रिंग के टाइम में क्या होता है, मोर एक्सिलरी एलिमेंट, इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सिलरी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑटम में लेस एक्सिलरी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। स्प्रिंग में वाइडर वेसल्स होते हैं, ऑटम में नैरो वेसल्स होते हैं। वाइडर वेसल्स का मतलब क्या है, वेसल्स जो है कि कम होंगे, वेसल्स कम है, वाटर का ये जो पास होगा वो कम होगा तो वह स्ट्रांग हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, राइट? इसीलिए हम कहते हैं जब गर्मी टाइम होगा तो सिंपल सी बात है वो जो प्लांट होगा वो हार्ड ही तो हो जाएगा ना, अगर उसे पानी ना दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, हार्ड हो जाएगा, है ना? यह कैसा होता है, लाइट कलर होते हैं, ये डार्क कलर हो जाता है। इसमें डेंसिटी लो होती है, इसमें डेंसिटी हाई होती है। ये स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग में जो वुड बनते हैं वो अर्ली वुड होते हैं। ऑटम ऑटम में जो वुड बनते हैं वो लेट वुड होते हैं। अस, है ना? स्प्रिंग में वुड बनेगा उसको बोलेंगे स्प्रिंग वुड, ऑटम में जो वुड बना ऑटम वुड।
क्लियर है? अब आते हैं सेकेंडरी जाइलम में। सेकेंडरी जाइलम जो होता है ना, दो रीजन में पाया जाता है, पहला है सेंट्रल रीजन, दूसरा पेरिफेरल रीजन। अगर हम बात करें सेंट्रल रीजन में, तो वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि उसके अंदर डिपोजिशन होता है टेनिन्स का, रेजिन्स का, ऑयल्स का, गम्स का, एरोमेटिक का सब्सटेंस एंड एसेंशियल ऑयल्स का, जिसके कारण वो डार्क हो जाता है। लेकिन अगर पेरिफेरल रीजन में देखा जाए तो वो लाइट इन कलर ही रहता है। सेंट्रल रीजन की बात करें तो यहाँ पे ये कैसा होता है, हार्ड हो जाता है, ड्यूरेबल भी होता है, रेसिस्टेंट भी होता है, लेकिन इधर सॉफ्ट ही रहता है। इधर की बात करें तो यहाँ मैकेनिकल सपोर्ट प्रेजेंट होता है और इसमें मैकेनिकल सपोर्ट एब्सेंट होता है। इधर वाटर का कंडक्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ वाटर कंडक्शन होता है। इधर होता है हर्ट बोर्ड, इधर होता है सैप बोर्ड। अगर आपको इसका याद रखने की ट्रिक समझना है ना, तो देखो मैं इसको बोलूंगा, इसको हार्ड बोर्ड, हर्ट बोर्ड नहीं बोल के क्या बोलता हूँ, हार्ड बोर्ड। हार्ड बोर्ड समझ ये समझ आता है ये कैसा होगा, हार्ड होगा। हार्ड होगा तो समझ में इससे भी आ जाता है कि ये डार्क होगा तभी तो हार्ड होगा। दूसरी बात कि अगर ये हार्ड है मतलब ये सूख चुका है, सूखा है तो मतलब इसको पानी नहीं मिलता होगा, पानी नहीं मिलता है इसका मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता ही होगा, जस्ट अपोजिट, राइट? तो आप भी चाहो तो ये ट्रिक लगा सकते हो। इसका डायग्राम देखना है तो ये रहा डायग्राम, ये देखो सेप वुड देख सकते हो, इस तरह का कलर का है, लाइट कलर में है, सॉफ्ट है थोड़ा। और ये देखो डार्क वुड कितना हार्ड हो चुका है ये, है ना, कितना सारा इसका डिपोजिशन हुआ है इसके अंदर, राइट? अब हमें पढ़ना है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस पढ़ना है अपन को, है ना। हम देखो यहाँ कॉर्क कैम्बियन है, कॉर्क कैम्बियन जो होता है इसके दो सेल होते हैं, एक होते हैं आउटर, एक होते हैं इनर। आउटर सेल को कहते हैं कॉर्क और इनर सेल को कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कॉर्क जो होता है ये सुबेरिन प्रोटीन का डिपोजिशन होता है यहाँ पर, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो होता है ये पैरेनकाइमेटस सेल में प्रेजेंट होता है ना। अब देखो ये जो कॉर्क कैम्बियन है ना, इसको अपन फैलोजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फैलोजन भी कहते हैं। कॉर्क को फैलम भी कहते हैं और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोडर्म भी कहते हैं, राइट? ये तीनों को जब मिला देना, ये फैलोजन, ये फैलम और ये फैलोडम, फैलोजन, फैलम और फैलोडम जब मिलता है तो इस तीनों को मिला करके बनता है पैरिडम। क्या बनता है, पैरिडम बनता है। तो क्वेश्चन नीट में आपको यहाँ कंफ्यूज करके पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताओ पैरिडम जो होते हैं, पैरिडर्म का आउटर लेयर, पैरिडम का आउटर लेयर का नाम क्या होगा? अब बताओ पैरिडम का आउटर लेयर आप क्या समझोगे, यहाँ फैलम समझोगे, लेकिन जिसको याद होगा कि हम फैलम को कॉर्क भी बोलते हैं तो वो कॉर्क करके आएगा, राइट? तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड आते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पहले एक एक करके बताया है कि ये कॉर्क है, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, उसके बाद मैंने बोला है कि फैलम, फैलो, है ना, ये फैलोजन, ये फैलम और ये फैलोडम भी इसको बुलाते हैं। क्लियर है? तो कहीं कंफ्यूज मत होना, ये कॉर्क कैम्बियन ही फैलोजन है। क्लियर है? यहाँ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और एक बात और सुनो, ये जो पैरेनकाइमेटस सेल है ना, ये कहाँ पर फॉर्म हुआ है, इनर सेल में, राइट? आउटर सेल में फॉर्म नहीं हुआ है। ये कहाँ फॉर्म हुआ है, इनर सेल में फॉर्म हुआ है, अंदर की तरफ फॉर्म हुआ है। लेकिन कभी कभी जो है ना, ये पैरेनकाइमेटस सेल अंदर की तरफ फॉर्म ना हो करके आउटर की तरफ फॉर्म हो जाता है। ध्यान से सुनना, कभी कभी ये पैरेनकाइमेटा सेल अंदर की तरफ फॉर्म ना हो करके आउटर सेल में फॉर्म हो जाता है, इट मींस कॉर्क में फॉर्म हो जाता है, या तो यू को फैलम में फॉर्म हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जो कैम्बियन की रिंग होती है वो थोड़ी रफ्चर्ड हो जाती है। देख सकते हो यहाँ पर क्या होता है, रफ्चर्ड हो गई है, टूट गई है एक लेंस के फॉर्म में। देख सकते हो ये शेप कैसा है, लेंस के फॉर्म में। तो ये जो लेंस के फॉर्म में टूटी है ना, इसको ही अपन कहते हैं लेंटिकल्स। क्या कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं। क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक है बार्क। ये बार्क में क्या पढ़ना है, बार्क क्या कहता है, बार्क कहता है ऑल टिश्यू एक्सटीरियर और एक्सटीरियर टू वैस्कुलर कैम्बियन। बाहर का कह रहा है जिवैर्स, जो हमने वैस्कुलर कैम्बियन देखा था उसके बाहर का जो भी लेयर है, जो भी टिश्यूज हैं, उसी को कहते हैं बार्क, है ना। ये रहा बार्क का डायग्राम, है ना। और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें।
तो जैसा कि मैंने कहा था चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, है ना? मैंने बहुत सारे साइकिल के बारे में देखा है ना, पिगमेंट भी देख लिया था। अगर तो भी कोई डाउट है आपको इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।